उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 151-160 आरती वर्मा, डायरेक्टर हान, आप इतने पागल क्यों हैं? यह एक कंपनी है, यह एक ऑफिस है, आपका इससे क्या मतलब है? आरती वर्मा मूर्ख नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी गलती को एक मुस्कान के साथ छिपा लिया। ओह, मैं तो बस मजाक कर रही थी। रवि मल्होत्रा ने बेहतर महसूस किया और गुनगुनाया, अगली बार ऐसा मजाक मत करना। मेरा भतीजा यहाँ है। आरती वर्मा ने रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर हान। आरती वर्मा ने सिर हिलाया। उसे इस तरह की भूमिका में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रवि मल्होत्रा ने एक पल सोचा और अचानक कहा, डायरेक्टर हान, मेरा भतीजा अभी अभी ध्रुव नाम के व्यक्ति के बारे में पूछने आया था। क्या आप मानव संसाधन विभाग के निदेशक नहीं हैं? क्या हमारे यहाँ यह व्यक्ति है? ध्रुव, आरती वर्मा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मैं हर दिन कार्मिक विभाग की सूची देखती हूँ और वास्तव में ऐसा कोई नाम नहीं है। अब रोहन मल्होत्रा और सना कपूर उलझन में थे। चूंकि वे बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स से नहीं थे, इसलिए ध्रुव अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स अकाउंट का इस्तेमाल क्यों कर सकता था। लेकिन आरती वर्मा ने कहा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग आउटसोर्स किए गए हैं और कार्मिक विभाग की सूची में शामिल नहीं हैं। कुछ निम्न स्तरीय काम जैसे कि सफाई और खाना बनाना और कुछ व्यक्तिगत आउटसोर्स ड्राइवर। रोहन मल्होत्रा और सना कपूर ने एक दूसरे को देखा और साथ जाने के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव किसी नेता का ड्राइवर था और उस दिन नेता के लिए खरीदारी करने गया था? ऐसा ही होना चाहिए। रोहन मल्होत्रा ने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। उसने सोचा कि ध्रुव के पास अब वाकई कोई बड़ी पृष्ठभूमि है और वह लंबे समय से ड्राइवर है। सना कपूर को थोड़ा उलझन महसूस हुई। पता चला कि ध्रुव एक आउटसोर्स ड्राइवर था। ये वास्तव में कोई कौशल नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, निदेशक खान, आप कार्मिक मामलों के प्रभारी हैं। मैं ये पूछने की स्वतंत्रता लेना चाहूंगा, क्या आज चैंबर ऑफ कॉमर्स में दो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं? जब आरती वर्मा ने यह सुना तो उसे तुरंत ध्रुव के माता पिता का ख्याल आया। वह पहले तो रोहन मल्होत्रा को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार वह रवि मल्होत्रा का भतीजा था, इसलिए वह दिखावा करने में खुश थी और बोली, ये सच है। 50 के दशक में दो बूढ़े आदमी हैं, एक रसद विभाग में है और दूसरा कैंटीन में खाना बना रहा है। क्या गड़बड़ है? रोहन मल्होत्रा की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उसने अनुमान लगाया कि वे ध्रुव के माता पिता थे। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव और उसका परिवार आज बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स में आया था। यही सोचकर सारी बातें समझाई गईं। ध्रुव ने गलती से बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स में प्रवेश किया, लेकिन वह सिर्फ एक आउटसोर्सर था। लेकिन शायद मेरे किसी नेता के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए मैंने अपने माता पिता को बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के लॉजिस्टिक्स और कुकिंग एरिया में भेजने के लिए उस रिश्ते का इस्तेमाल किया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें इस समय क्रूर हो रही थीं। आज ध्रुव से पिटने के बाद उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। सना कपूर भी इस समय समझ गई और बिना कुछ कहे अपने दिल में धीरे से आहें भरी। हालांकि ध्रुव के परिवार की परिस्थितियां पहले से बेहतर थीं, फिर भी वे उसकी नजर में नहीं आ सके। आरती वर्मा को डर था कि कोई सुराग पालेगा, इसलिए उसने बहाना बनाया और चली गई। आरती वर्मा के जाने के बाद रोहन मल्होत्रा ने रवि मल्होत्रा से कहा, चाचा जाओ, मुझे आपसे एक और मदद मांगनी है। जब तक आप इस मामले में मदद करने के लिए तैयार हैं, मैं अपने पिताजी को आपको लाभ का अतिरिक्त 10% देने के लिए तैयार हूं। रवि मल्होत्रा की आंखें चमक उठी। कहो। रोहन मल्होत्रा ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए रवि मल्होत्रा के कान में झुककर कुछ फुसफुसाया। एक पल के बाद रवि मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यह एक छोटी सी बात है। मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूं, अंकल जाओ। अगर आपने मेरे भतीजे को धमकाने की हिम्मत की तो मैं उन दोनों बूढ़े अमरों को अभी परेशान करूंगा। चलो, अब लंच का समय हो गया है। अंकल, आप दोनों को कैफेटेरिया में उनसे मिलवाने ले चलो। रोहन मल्होत्रा ने अचानक खुशी दिखाई। धन्यवाद अंकल, जाओ। सना, चलो। सना कपूर ने अपने होंठ काटे। वह वास्तव में रोहन मल्होत्रा का पीछा नहीं करना चाहती थी और वह नहीं चाहती थी कि रोहन मल्होत्रा मैनेजर जाओ को ध्रुव के माता पिता पर हमला करने दे। लेकिन वह इस स्थिति में बोल नहीं सकती थी। उसने अपने दिल में धीरे से आह भरी और असहाय होकर रोहन मल्होत्रा का पीछा किया। अध्याय 131 हमला। इस तरफ ध्रुव ने अपने माता पिता का इंतजाम किया और अकेले ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऊपरी मंजिल के कार्यालय में चला गया। बड़े चमड़े के सोफे पर बैठे ध्रुव ने शांति से कहा, क्या हाल ही में कुछ हुआ है? रवि वर्मा ने सम्मानपूर्वक कहा, लॉन्ग शॉट, लगता है कि नवरत्न सोसाइटी ने अस्थायी रूप से शांति बहाल कर दी है, लेकिन ये संगठन चालाक और अजीब है। हमें पता नहीं चला है कि मध्य चीन में घुसने का उनका उद्देश्य क्या है। ध्रुव ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, ये तो बस चींटियों का एक समूह है। कल कोवलून हॉल के 7 हत्यारों में से एक ने मुझे ढूंढ लिया। 7 हत्याएं? रवि वर्मा की आंखों में आश्चर्य दिखा। 7 हत्यारे सभी उस्ताद हैं? तुम, लॉन्ग शॉ? ध्रुव मुस्कुराया, तुम एक उस्ताद हो, तुम उसे जब चाहो कुचल कर मार सकते हो। रवि वर्मा की धड़कनें कुछ देर के लिए तेज हो गईं, ये सोचकर कि यह वास्तव में एक ड्रैगन का सिर था। यह बहुत शक्तिशाली था। उसने रुककर कहा, लेकिन लॉन्ग शॉ, कल रात ही बड़ी संख्या में उस्ताद बेंगलोर शहर में घुस आए। उनका गंतव्य ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का मुख्यालय ब्लैक गोल्ड मैंशन था। मेरे अधीनस्थों ने जांच करने के लिए लोगों को भेजा है। इस बार जो लोग आए थे उनमें आंतरिक ऊर्जा के कई उस्ताद थे। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। आंतरिक शक्ति के उस्ताद, ब्लैक गोल्ड सोसाइटी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उनमें से 3 हैं और वे सभी इस समय काली गुफा गिरोह में एकत्र हुए हैं। ध्रुव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि यह काली गुफा गिरोह वास्तव में आसान नहीं है। ये वास्तव में आंतरिक शक्ति के एक गुरु को ढूंढ सकता है। मैंने वास्तव में इस जुओ हेलों को कम करके आंका। चीन का हजारों साल का इतिहास है और प्राचीन काल से अजीब लोग और अजीब चीजें हैं। आंतरिक ऊर्जा के तथाकथित स्वामी लाखों में एक हैं और वे आम लोगों से पूरी तरह से अलग हैं। आम लोगों को चीजों के इस पहलू से अवगत नहीं कराया जाता है, लेकिन ध्रुव के स्तर के लोग इसके बारे में जानते हैं। समृद्ध शहर में वास्तव में ऐसे स्वामी हैं। रवि वर्मा ने गंभीरता से कहा, लॉन्ग शॉ, आंतरिक शक्ति के स्वामी आम लोगों से अलग हैं। मुझे डर है कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम, ध्रुव ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, तुम्हें इन मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। रवि वर्मा एक पल चुप रहे और सिर हिलाया, हाँ ड्रैगन हेड। वैसे मुझे ये औषधीय सामग्री खोजने में मदद करो, मैं जल्द ही बहुत काम आऊंगा। ध्रुव ने औषधीय सामग्रियों की एक सूची रवि वर्मा की ओर फेंकी। इसके अलावा मेरे माता पिता बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं। उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें यहाँ सुरक्षित रूप से काम करने दो। रवि वर्मा थोड़ा मुस्कुराए, हाँ ड्रैगन हेड। ध्रुव ने हाथ बढ़ाया और कहा, और कुछ नहीं करना है। मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। ध्रुव ने बोलना समाप्त करने के बाद वह अकेले ही कार्यालय से बाहर निकल गया और समय देखा। अब लंच का समय हो गया था। अनुमान है कि उसके पिता महेश अब कैफेटेरिया में होंगे, तो क्यों न सीधे कैफेटेरिया जाकर देख लिया जाए। ये सोचते हुए ध्रुव सीधे कैंटीन की ओर चल पड़ा और यहाँ रोहन मल्होत्रा और उनका दल भी कैफेटेरिया में आए।
अब भोजन का समय हो गया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई कर्मचारी पहले से ही भोजन तैयार करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। हालांकि महेश अभी अभी काम पर आया था, लेकिन वह रसद विभाग के लोगों के एक समूह के साथ कैंटीन में भी आया था। रसद विभाग के ज्यादातर लोग 40 या 50 की उम्र के हैं और महेश लोगों के समूह के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। चूंकि सुनीता पहले भी कैंटीन में काम कर चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से काम शुरू कर दिया। खाना बनाने के बाद वह कैंटीन की खिड़की पर कर्मचारियों को खाना परोस रही थी। रोहन मल्होत्रा और उसका समूह अंदर चला गया। उसने इधर उधर देखा और तुरंत महेश को कोने में बैठे देखा। उसने सुनीता को फिर से कैफेटेरिया की खिड़की पर देखा और तुरंत रवि मल्होत्रा की ओर इशारा किया, अंकल जाओ। ये वो दो बूढ़े अमर हैं। ये उनका कमीना बेटा है जिसने मुझे पीटा है। आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा, अंकल जाओ। रवि मल्होत्रा अब रोहन मल्होत्रा को धन का देवता मानता है और दोनों परिवारों को अपने हितों को अधिकतम करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इसलिए उसे आज रोहन मल्होत्रा का ख्याल रखना था। महेश और सुनीता को देखकर रवि मल्होत्रा ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये दोनों अमर मेरी नज़र में नहीं है। मैं इन दोनों अमर को सिर्फ एक फ़ोन कॉल से शर्मिंदा कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसने सीधे फ़ोन किया और दूसरी तरफ से कहा, हाय देसाई ली। दूसरी तरफ राजीव शर्मा लॉजिस्टिक्स विभाग के निदेशक थे। उनकी उम्र 30 के आसपास थी। उन्होंने तुरंत चापलूसी भरे चेहरे के साथ कहा, मैनेजर जाओ, आपको मुझे फ़ोन करना क्यों याद आया? अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझसे पूछिए। रवि मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, मेरे पास आपको परेशान करने के लिए वाकई कुछ है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तो मैं वापस जाकर ऊपर के नेताओं के सामने आपके लिए एक अच्छी बात कहूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कुछ महीनों में आपको पदोन्नति मिल जाए। राजीव शर्मा बहुत खुश हुए, मी जाओ, अगर आपको कुछ करना है तो मुझे बताइए और मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। रवि मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आज ही कोई बूढ़ा आदमी यहाँ आया है? राजीव शर्मा दंग रह गए। हाँ मैनेजर जाओ, क्या हुआ? क्या आप उसका ख्याल रखना चाहते हैं? क्या बकवास है, उसने मेरे भतीजे को मारा। आप देख सकते हैं कि इससे कैसे निपटना है। मैं अभी कैफेटेरिया में हूँ। आप लोगों का एक समूह और बूढ़ा आदमी सभी एक ही टेबल पर खाना खा रहे हैं। मैंने ये सब देखा, आइए देखें कि हम क्या करते हैं। राजीव शर्मा ने तुरंत चारों ओर देखा और तुरंत रवि मल्होत्रा को कुछ ही दूरी पर देखा और फिर अपने सामने महेश को देखा। महेश चुप था और खाना खाते समय अपना सिर नीचे करके बैठा था। उसकी प्लेट में सभी व्यंजन शाकाहारी थे और वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार लग रहा था। राजीव शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और उसकी ओर देखा, फिर फोन के दूसरी तरफ रवि मल्होत्रा से कहा, मैनेजर जाओ, क्या इस बूढ़े आदमी का कोई इतिहास नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं? तुम उसे सबक सिखाओ, नहीं तो मैं और मेरा भतीजा इस सांस को निगल नहीं पाएंगे। देखो तुमने कैसा व्यवहार किया देसाई ली, उसे सबक सिखाओ, वह जितना शर्मिंदा होगा उतना अच्छा है। राजीव शर्मा ने अपना सिर खुजलाया और महेश की ओर देखा, ठीक है मैनेजर जाओ, मैं समझ गया। तो कृपया नेता के सामने मुझे एक अच्छा शब्द दें। कोई बात नहीं। फोन रखने के बाद राजीव शर्मा खाने के लिए बैठ गया, लेकिन महेश को एक तरफ देखा और भौहें सिकोड़ लीं। चूंकि रवि मल्होत्रा ने उससे कहा था, इसलिए यह उसके लिए किया जाना चाहिए। ये सोचकर उसने नाक सिकोड़ी और कहा, महेश जाओ, मेरे लिए एक कटोरा सूप लाओ। महेश दंग रह गया और उसके आसपास के रसद विभाग के लोग भी दंग रह गए। राजीव शर्मा केवल 30 के दशक में है और महेश लगभग 50 का है। क्या महेश से सूप परोसने के लिए कहना बुरा नहीं होगा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैंने तुमसे सूप लाने के लिए कहा था, मुझे प्यास लगी है, राजीव शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। महेश के बूढ़े चेहरे पर लाली छा गई और वह कड़वाहट से मुस्कुराया, डायरेक्टर ली, क्या हमारे टेबल पर सूप नहीं है? टेबल पर सूप का एक बर्तन रखा हुआ है। राजीव शर्मा ने तुरंत गुस्से में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? काम के पहले दिन तुम्हें नियम नहीं पता? क्या ये बड़ी बात नहीं है? जाओ और मुझे कुछ सूप पिलाओ या रसद विभाग से बाहर निकलो। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। इतने बूढ़े आदमी को अपने से कई साल छोटे किसी व्यक्ति द्वारा डांटे जाने पर थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन जब उसने सोचा कि यह नौकरी उसके बेटे ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से पाई होगी तो महेश भी यहाँ कड़ी मेहनत करना चाहता था, इसलिए उसने एक मुस्कान निकाली और कहा, ठीक है कैप्टन ली, एक मिनट रुको, मैं इसे लेने जाता हूँ। जैसे ही वह खड़ा हुआ, महेश के बगल में अमित वर्मा ने कहा, कैप्टन ली, अंकल ये पहले से ही बहुत बूढ़े हैं, इसलिए उन्हें सेवा न करने दें, मैं चलता हूँ। अमित वर्मा एक नौजवान था और महेश को इस तरह देख नहीं सकता था, इसलिए वह महेश के लिए सूप परोसने के लिए उठ खड़ा हुआ। राजीव शर्मा ने तुरंत डांटा, अमित वर्मा मेरे लिए बैठ जाओ। तुम्हें किससे क्या कहना है? मैंने उसे सूप परोसने के लिए कहा था, तुमसे नहीं। इतनी डांट के बाद अमित वर्मा का चेहरा अचानक लाल और सफेद हो गया, लेकिन उसने राजीव शर्मा का खंडन करने की हिम्मत नहीं की और असहाय होकर बैठ गया। महेश मुस्कुराया, धन्यवाद नौजवान, मैं बस खुद ही चला जाऊंगा। इतना कहकर महेश एक बूढ़े कदम से सूप परोसने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा और राजीव शर्मा के चेहरे पर एक ठंडी नजर आई। कुछ ही दूर पर रवि मल्होत्रा इस जगह को देख रहा है। उसे आज और मेहनत करनी होगी। जब सूप परोसा गया तब भी ये थोड़ा गर्म था। महेश ने बेसिन दोनों हाथों में थाम लिया और सावधानी से चलने लगा। महेश को आते देख राजीव शर्मा के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। जब महेश ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने सहज होने का नाटक किया और अचानक अपना पैर आगे बढ़ाया। अध्याय 132 रोहन मल्होत्रा, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। महेश ने अचानक पैर आगे बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दिया। उसका शरीर अचानक अस्थिर हो गया और फिर वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। महेश को दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। उसका चेहरा अचानक ठंडे पसीने से भर गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ सूप हर जगह फैल गया। कैफेटेरिया में पहले से ही बहुत सारे लोग थे और जब उन्होंने यहाँ हलचल सुनी तो सभी की नजरें अचानक घूम गईं। अंकल ये, अमित वर्मा ने चिल्लाया और जल्दी से महेश को उठाने में मदद की। राजीव शर्मा गुस्से से चिल्लाया, अमित वर्मा, तुम यहाँ मेरे लिए बैठे हो, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अगर तुमने आज मेरी मदद करने की हिम्मत की तो कल काम पर मत आना। अमित वर्मा भी नाराजगी से भरा हुआ था। डायरेक्टर ली, तुम अंकल ये की उम्र में उनके लिए चीजें क्यों मुश्किल बना रहे हो? तुम बकवास करते हो, क्या तुमने मुझे तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाते हुए देखा? बाहर निकलो। डांटने से अमित वर्मा की हिम्मत नहीं हुई और वह फिर से बोल नहीं पाया। महेश जमीन पर गिर गया और सूप हर जगह फैल गया। उसका हाथ दर्द से जल रहा था। उसके आसपास के सभी लोग उसे देख रहे थे। महेश खड़ा होना चाहता था लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। खिड़की पर चावल परोस रही सुनीता ने यह नजारा देखा और तुरंत चीख पड़ी और खाने की परवाह किए बिना भाग गई। उसने जल्दी से महेश को उठाया और लाल आंखों से कहा, बूढ़े आदमी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डराओ मत, क्या तुम ठीक हो? महेश ने दर्द सहा, मुस्कुराया और सांस फूलने पर बेंच पर बैठ गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं बस इसलिए गिर गया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम इतनी अच्छी कुश्ती कैसे कर सकते हो? सुनीता इतनी चिंतित थी कि उसके आंसू छलक आए। कोई बात नहीं, जाओ और जल्दी से दूसरों के लिए खाना ले आओ, सबके खाने में देरी मत करो। इस समय रोहन मल्होत्रा और रवि मल्होत्रा दोनों के चेहरे पर भयावह मुस्कान थी और सना कपूर उनके पीछे खड़ी थी। महेश को अभी अभी लड़खड़ाते हुए देखकर सना कपूर का दिल मचल उठा और वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी।
लेकिन रोहन मल्होत्रा के सामने उसकी कोई बात नहीं थी और वह खुद को असहाय और दुखी महसूस कर रही थी। झिझकने के बाद उसने अपने बैग से टिश्यू का एक बैग निकाला और महेश को थमा दिया। अंकल, पहले इसे पोंछ लें। सुनीता ने लाल आंखों से कहा। धन्यवाद लड़की। रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सना, यहाँ आओ। तुम उनकी परवाह क्यों करती हो? सना कपूर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ काटे और पीछे हट गई। रोहन मल्होत्रा ने महेश और सुनीता को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम दोनों अमर आज जो कुछ भी पा रहे हो उसके हकदार हो। तुम्हारे कमीने बेटे ने मुझे हराने की हिम्मत किसने की? ये भी मत देखो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम मुझे अपमानित करते हो तो तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। रवि मल्होत्रा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए सुनीता की तरफ देखा। तुम कैफेटेरिया में रसोइया हो, है ना? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? सुनीता के चेहरे पर शिकायतें थीं और वह रो रही थी। मेरी पत्नी गिर गई है और मुझे आकर देखना है। बदतमीज, क्या तुम नियमों का पालन करना नहीं जानती? अगर रसोइया बिना अनुमति के अपना पद छोड़ता है तो अगले महीने उसका वेतन काट लिया जाएगा। अपने नेताओं को आने दो। बोलने के बाद रवि मल्होत्रा ने एक कॉल किया और जल्द ही एक मतलबी दिखने वाली महिला दौड़ी हुई आई। वह ली मेहुआ थी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैंटीन की प्रभारी थी। वह रवि मल्होत्रा की रिश्तेदार है और रवि मल्होत्रा के रिश्ते की वजह से ही वह कैंटीन की प्रभारी बनी। अभी अभी रवि मल्होत्रा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह उचित समय पर आएगा और सुनीता को सबक सिखाएगा। इस समय ली मेहुआ ने दौड़कर सुनीता की ओर इशारा किया और गाली देते हुए कहा, सुनीता, अगर तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम इसमें अच्छी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम लापरवाही से बाहर निकल जाती हो। तुम्हें योग्यता किसने दी? अगर तुम कर सकती हो तो करो, अगर नहीं कर सकती तो निकल जाओ। और क्या तुम अंधी हो? तुम्हारी आंखों के सामने मैनेजर जाओ है। तुम्हारे निकम्मे बेटे ने मैनेजर जाओ के भतीजे को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम दोनों आज खाना नहीं खा पाओगे और घूम नहीं पाओगे। ली मेहुआ ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और सुनीता की ओर गुस्से से भरी बातें करते हुए दौड़ी। सुनीता की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह आंसू पोंछते हुए खुद को रोक नहीं पाए। महेश को और भी डूबे हुए आदमी जैसा महसूस हुआ। अपने आसपास के लोगों की उपहास भरी आंखों को देखते हुए उसने लाल आंखों से कहा, मैनेजर जाओ, मैं अपने बेटे की ओर से आपसे और आपके भतीजे से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे सच में खेद है। रोहन मल्होत्रा ने नाक भान सिकुड़ी। बस मुझे माफ कर दो। क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम इतने घमंडी हो? घुटने टेको और माफी मांगो। मैनेजर झाओ ने भी यही कहा। ये सही है, घुटने टेको और माफी मांगो। क्या तुम्हारा कमीना बेटा मेरे भतीजे की बराबरी कर सकता है? सना कपूर ने आखिरकार भौहें सिकुड़ी और कहा, रोहन मल्होत्रा, ज्यादा दूर मत जाओ। रोहन मल्होत्रा ने नाक भान सिकुड़ी। मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। अगर उस कमीने ध्रुव ने मुझे मारने की हिम्मत की तो उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। क्या वह पागल नहीं है? फिर मैं उसके माता पिता से कहूंगा कि वे घुटने टेकें और उससे माफी मांगें। मैं देखूंगा कि वह अगली बार ऐसा कर पाता है या नहीं। क्या तुम में घमंडी होने की हिम्मत है? सना कपूर ने आह भरी। तुम्हें दयालु और कृपालु होना होगा। रोहन मल्होत्रा, चलो बस इसे भूल जाते हैं, ठीक है? नहीं, रोहन मल्होत्रा ने सीधे मना कर दिया और महेश और सुनीता पर चिल्लाया, क्या तुमने सुना नहीं? अगर तुम दोनों आज घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे तो यह मामला कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम दोनों अभी भी काम करना चाहते हो? इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा बेटा भी यहाँ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। यदि आप नहीं चाहते कि उसे नौकरी से निकाला जाए तो बस घुटनों के बल बैठ जाएं और माफी मांग लें, अन्यथा आप तीनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। महेश की आंखें लाल हो गई थीं और उसका शरीर कांप रहा था, जबकि सुनीता उसके आंसू पोंछती रही। उसने अपने आसपास के लोगों की तरफ विनती भरी नजरों से देखा, लेकिन सभी कर्मचारियों ने उसके साथ बेरुखी से पेश आया। इस समय कौन मदद करने की हिम्मत करता है? रवि मल्होत्रा यहाँ मैनेजर है। इन दो लोगों की मदद करना रवि मल्होत्रा के खिलाफ जा रहा है। वे सिर्फ साधारण कर्मचारी हैं और वे इस बदकिस्मती को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। अमित वर्मा, जिसे पहले राजीव शर्मा ने डांटा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। महेश और सुनीता के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, ज्यादा मत बोलो। दो बूढ़े लोग इतने बुरे हैं और तुम अभी भी लोगों को माफी मांगने के लिए घुटनों के बल पर बिठाते हो। क्या तुम्हारे पास अभी भी ज़मीर है? राजीव शर्मा अचानक मंच से उतर नहीं पाए और अमित वर्मा को कोसने लगे। अमित वर्मा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम अभी भी ऐसा करना चाहते हो? मुझे तुम्हें नीचे गिराने मत दो। मैं तुम्हें यहाँ दूसरों को धमकाते हुए नहीं देख सकता। तुम दूसरों को बहुत धमका रहे हो। रवि मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक ली, इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक सिक्योरिटी गार्ड है। रवि मल्होत्रा ने ठंडी आवाज में कहा और अमित वर्मा को तिरस्कार से देखा। एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत कैसे हुई कि वह खड़ा हो जाए? आज उसे निकाल दो और कल आने मत दो। हाँ, मैनेजर जाओ। सुनीता और महेश को अचानक बहुत असहज महसूस हुआ। उनकी आंखों के कोने गीले हो गए। वे अमित वर्मा को शामिल नहीं करना चाहते थे। सुनीता ने आंसू के साथ कहा, मेरे बच्चे, कृपया हमें अकेला छोड़ दो। आंटी और अंकल तुम्हें शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन हम वाकई ऐसा नहीं कर सकते। बोलते हुए सुनीता ने अपने आंसू पोंछे और सिसकियां भरते हुए बोली, अगर यह काम नहीं करता है तो चलो बस घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते हैं। महेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह अक्षम था। अगर उसके पास क्षमता होती तो वह यही नहीं रुकता। अगर उसके बेटे ने यहाँ के नेताओं को नाराज किया तो वे अपना चेहरा खो सकते थे। लेकिन हम अपने बेटे की नौकरी नहीं जाने दे सकते। ये सोचते हुए महेश ने लाल आंखों से सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, ठीक है मैनेजर जाओ, चलो अपने भतीजे से माफी मांग लेते हैं। फिर भविष्य में मेरे बेटे के लिए परेशानी खड़ी मत करना। रवि मल्होत्रा ने अपने नथुने ऊपर उठाए, सिगरेट पकड़ी और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, बस घुटने टेक कर माफी मांग लो। घुटने टेक कर माफी मांगने की बात मिट जाएगी। यह अच्छा है। महेश ने अपने आंसू पोंछे और घुटनों के बल बैठने के लिए अपने पैर मोड़ लिए। इस समय ध्रुव कैफेटेरिया में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसके चारों ओर लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा है। उसने तुरंत भौहें सिकुड़ी और इस ओर देखा। जब उसने महेश और सुनीता को अपने पैर मोड़ते और घुटनों के बल बैठने को तैयार होते देखा तो वह अपने सीने से दहाड़ उठा। माता पिता, ध्रुव के शरीर से भयानक शैतानी ऊर्जा निकली और कैफेटेरिया में मौजूद हर किसी की पीठ पर अचानक ठंडक महसूस हुई। रोहन मल्होत्रा, तुम वाकई मौत की तलाश में हो। ध्रुव की आंखें लाल हो गईं और वह अचानक दौड़कर वहां पहुंचा। अध्याय 133 कितना बेवकूफ। रोहन मल्होत्रा ने पलटकर ध्रुव को देखा जो पागल शेर की तरह दिख रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपना शरीर चमकाया और रोहन मल्होत्रा के सामने आ गया। वह बिना पूछे ही समझ गया कि रोहन मल्होत्रा ने उसके सामने हर चीज को जबरदस्ती लाद दिया होगा। मैं तुम्हारी मां को चो दूंगा। रोहन मल्होत्रा, बिना सोचे समझे ध्रुव ने रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। झपट्टा। रोहन मल्होत्रा का शरीर उछलकर कैफेटेरिया में 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ गया, जैसे टूटी हुई डोरी वाली पतंग, और आखिर में एक मेज से जोर से टकराया। मेज एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गई और बर्तन, कढ़ाई, सूप और पानी हर जगह बिखर गए।
रोहन मल्होत्रा जमीन पर गिर गया और छटपटाता रहा। उसे लगा कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हैं और उसके मुंह से खून की उल्टी होती रही। ये दृश्य देखकर सभी चौंक गए और सना कपूर डरकर हिलने डुलने से भी नहीं डरी। बिना कुछ कहे ध्रुव ने जल्दी से उन दो बुजुर्गों की मदद की जो घुटने टेकने वाले थे। पापा, मम्मी, क्या आप ठीक हैं? ये देखकर कि महेश के कपड़े भीग गए थे और उसकी बाहों पर चोट के निशान थे, ध्रुव का चेहरा फिर से काला पड़ गया। किसने किया? भयानक जानलेवा आभा ने उसके आसपास के लोगों को चौंका दिया और राजीव शर्मा ने समझदारी से चुपचाप रवि मल्होत्रा के पीछे छिप गया। रवि मल्होत्रा भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन इतने सारे लोगों के देखते हुए वह एक छोटे लड़के से कैसे डर सकता था जो नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। उसने ध्रुव से सख्ती से कहा, यह बदमाश कहां से आया है? क्या तुम बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उपद्रव मचाने और मौत की मांग करने की हिम्मत कर रहे हो? ध्रुव ने उसे ठंडी आंखों से देखा और उसकी आवाज 1000 साल पुराने बर्फ के तहखाने की तरह ठंडी थी। क्या तुमने मेरे पिताजी के शरीर पर घाव किए हैं? रवि मल्होत्रा का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। नहीं, मैं नहीं हूं। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम नहीं चाहते तो यहां से चले जाओ। क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? रवि मल्होत्रा का चेहरा अचानक लाल हो गया। तुम बदमाश, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं सेल्स मैनेजर हूं। तुम अंधे हो और तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी। ठीक है, सेल्स मैनेजर है ना? तुमने, मैनेजर ने आज ये कर दिया है। अपना सामान समेटो और निकल जाओ। अरे तुम बच्चे, तुम्हारी आंखें वाकई नहीं हैं। तुम मुझे गाली देना चाहते हो, है ना? राजीव शर्मा, किसी को मेरे पास लाओ। अगर तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हो तो पहले उसे मार डालो। राजीव शर्मा ने रवि मल्होत्रा को बोलते हुए सुना। आसपास खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया और कहा, इसे मेरे लिए घेर लो। मुझे मारो। रसद विभाग के इन अधीनस्थों को राजीव शर्मा अक्सर पीटते या डांटते थे और उन्हें राजीव शर्मा से परेशानी थी। और आज महेश ईमानदार और मिलनसार है। वे भी बहुत दुखी थे क्योंकि राजीव शर्मा उन्हें बिना किसी कारण के परेशान कर रहे थे। इस समय किसी ने राजीव शर्मा की बातें नहीं सुनी। सभी ने बड़ी आंखों से उसे देखा। राजीव शर्मा मंच से उतर नहीं सके और शाप दिया, तुम लोग आज बकवास करने जा रहे हो। तुम अब ऐसा नहीं करना चाहते हो, है ना? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। लोगों के एक समूह ने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। ध्रुव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुम कौन हो? राजीव शर्मा ने अपना सिर उठाया और गर्व से कहा, मैं रसद विभाग का निदेशक हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे पिता मेरे अधीन काम करते हैं तो उन्हें और अधिक ईमानदार होना चाहिए। उन्हें मेरी बात माननी होगी, अन्यथा उनका जीवन कठिन हो जाएगा। ध्रुव की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। क्या तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाई है? राजीव शर्मा ने नाक से कुड़ी। तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा कोई काम नहीं है कि वह अंधा होने के कारण नीचे गिरा। इस समय बगल में खड़े अमित वर्मा ने कहा, डायरेक्टर ली, मैंने साफ देखा कि यह अंकल ये थे जो आपके पैर से ठोकर खाए थे। राजीव शर्मा अचानक शर्मा गए और मोटी गर्दन से बोले, तुम कमबख्त फौड, मुझ पर मत थूको। मैंने अपना पैर वहां रखा और वह ठोकर खा गया। क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? राजीव शर्मा डरे नहीं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से ब्लैकमेल होने का डर था। ध्रुव के लिए उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कभी नहीं देखा गया, इसलिए मैं शायद बहुत सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास क्षमता है तो आप अपने माता पिता को रसद विभाग और कैंटीन में कनेक्शन के माध्यम से आने के लिए नहीं कह पाएंगे। इसलिए उनकी नज़र में ध्रुव सिर्फ एक छोटा आदमी है। ध्रुव ने धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता को उनके पहले दिन फिर से धमकाया जाएगा। इस समय महेश ने अचानक आह भरी। ध्रुव, पिताजी ठीक हैं, चलो इस मामले को भूल जाते हैं। वे सभी नेता हैं, बस कड़ी मेहनत करो। महेश को डर है कि मामला गंभीर हो जाएगा और उसका बॉस नाराज हो जाएगा और ध्रुव काम करना जारी नहीं रख पाएगा। सुनीता ने भी लाल आंखों से कहा, हाँ ध्रुव, तुम्हारे पिताजी और मैं ठीक रहेंगे। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस कड़ी मेहनत करो। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और राजीव शर्मा और रवि मल्होत्रा को देखा। उनकी आंखें भयावह रूप से ठंडी थीं। राजीव शर्मा ने अपनी लार निगल ली और क्रूरता से कहा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारी कोई राय है? ध्रुव के मुंह का कोना एक अजीब चाप में मुड़ गया। इससे पहले कि राजीव शर्मा कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, ध्रुव की आकृति अचानक उनके सामने आ गई और फिर उन्होंने उसे लात मार दी। राजीव शर्मा की छाती धंस गई, छाती की 6 हड्डियां टूट गईं, मुंह से खून की धार बह निकली और पूरा शरीर एक धनुषाकार झींगे की तरह उछल पड़ा। धमाका! राजीव शर्मा के शरीर ने एक के बाद एक 6-7 मेजों को तोड़ दिया। आखिरकार वह रोहन मल्होत्रा के पास रुका और उसका पूरा शरीर 2 बार हिलकर गतिहीन हो गया। कैफेटेरिया एकदम शांत हो गया और सभी की आंखें सदमे और सदमे से चौड़ी हो गईं। इस युवक ने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को पीटा। 2 बूढ़े महेश और सुनीता भी इस दृश्य को देखकर डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा राजीव शर्मा को मारने की हिम्मत करेगा। रवि मल्होत्रा के चेहरे पर अचानक ठंडा पसीना आ गया। अब उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ध्रुव ने उन्हें मारने की हिम्मत की है। उस समय वहां बहुत सारे लोग थे और वह भागना चाहता था। कोई बात नहीं, उसे पहले लोगों को बुलाना था। हालांकि जैसे ही उसने अपने पैर खोले, ध्रुव की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, जाना चाहते हो? रवि मल्होत्रा चौंक गए, पलटे और ध्रुव पर दहाड़े, तुम मुझे इतना मत धमकाओ, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझ पर एक उंगली भी रख सको? अगर तुमने मेरे सिर पर एक बाल भी रख दिया तो ड्रैगन मैरीटाइम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ध्रुव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बस एक चींटी हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव रवि मल्होत्रा के सामने से चकमा देकर भाग गया। अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर सीधे रवि मल्होत्रा का गला पकड़ लिया और फिर अपने दूसरे हाथ से बाएं और दाएं वार करने लगा। ताली ताली ताली। लगातार कई जोरदार थप्पड़ों से रवि मल्होत्रा का चश्मा उतर गया और उसके 7-8 दांत टूट गए। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। मार खाने के कारण उसकी आंखें काली हो गई थीं और उसकी चेतना धुंधली हो गई थी। ध्रुव ने रवि मल्होत्रा को कुछ और थप्पड़ मारे, जिससे रवि मल्होत्रा की आंखें कुछ देर के लिए काली हो गईं और फिर उसने रोहन मल्होत्रा की ओर फेंका जो कुछ ही दूरी पर था। तीनों लोग जमीन पर गिर गए और रवि मल्होत्रा लगभग बेहोश हो गया। रोहन मल्होत्रा और राजीव शर्मा ने ध्रुव को भयभीत होकर देखा। उनके पूरे शरीर भय से कांप रहे थे। वे वास्तव में डरे हुए थे। क्या ध्रुव पागल था? उसने इस जगह को तोड़ने और लोगों को मारने की हिम्मत की। महेश और सुनीता के चेहरे पीले पड़ गए। महेश कांपते हुए बोला, सुबह हो गई है, जल्दी करो, चलो। ध्रुव ने संदेह से पूछा, पिताजी मैं क्यों जाऊं? मूर्ख लड़के, तुमने यहाँ कई नेताओं को घायल कर दिया, जल्दी से निकल जाओ, अन्यथा जब लोग बाद में आएंगे तो तुम नहीं जा पाओगे। ध्रुव मुस्कुराया, पिताजी, माँ, मैं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इस समय एक आवाज सुनाई दी, ध्रुव क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते हो ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और सामने खड़ी सना कपूर की तरफ देखा तो सना कपूर का चेहरा गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, फिर ठंडे अंदाज में मुस्कुराया, क्यों, तुम्हें रोहन मल्होत्रा के लिए दुख हो रहा है?
सना कपूर चौंक गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम मुझे ऐसे ही याद करती हो? सना कपूर खुद पर हंस पड़ी, आखिरकार अपना सिर हिलाया और ठंडे अंदाज में बोली, मैं तुम्हें इतना कुछ नहीं समझाना चाहती, लेकिन तुमने रोहन मल्होत्रा को घायल कर दिया और मैनेजर रवि मल्होत्रा और झाओ को भी घायल कर दिया। अगर तुम नहीं गए तो तुम आज बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जिंदा नहीं निकल पाओगे। चलो चलें। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकुड़ी, सना कपूर की तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, तुम इतनी दयालु होने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ हो? सना कपूर का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी आंखों में पतझड़ के पानी जैसा कोहरा छा गया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, ध्रुव, क्या तुम्हारा बहुत हो गया है? ध्रुव चुप हो गया। सना कपूर ने अपनी आंख के कोने से आंसू पोंछे और ध्रुव को नाराजगी और ठंडी आंखों से देखा। हाँ, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ होते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पीट पीट कर मर जाओ। बस जो करना है करो, मैं बहुत ही दुष्ट औरत हूँ। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। सना कपूर की आंखें ठंडी और ठंडी थीं। बिना कुछ कहे वह रोहन मल्होत्रा की ओर मुड़ी और उसे उठाने में मदद की। उसने एक टिश्यू निकाला और उसके चेहरे पर लगा खून पोंछा। ध्रुव ने यह दृश्य देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बगल में खड़ी सुनीता ने धीरे से आह भरी, ध्रुव, दरअसल ये लड़की बुरी नहीं है। जब अभी अभी हमें तंग किया गया था तो इसने भी खड़े होकर हमारे लिए बात की थी। हालांकि अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम दोस्त बने रह सकते हो। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, माँ, तुम समझती नहीं हो। खैर, अगली बार इस महिला से ज्यादा सावधान रहना, उसे इतना दयालु मत समझना। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे धीरे से आह भरी। रोहन मल्होत्रा और रवि मल्होत्रा, जो विपरीत दिशा में ज्यादा दूर नहीं थे, लड़खड़ाते हुए उठ बैठे। उन्हें लगा कि उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं। उन्हें खून की उल्टी हुई और वे ध्रुव को नाराजगी से देखने लगे। रेस्टोरेंट में मौजूद हर किसी का खाने का कोई इरादा नहीं था और वे सब इकट्ठा हो गए। कुछ लोग सिर्फ मौज मस्ती देखना चाहते थे, क्योंकि आमतौर पर उन्हें भी पता होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रवि मल्होत्रा और राजीव शर्मा अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए उन्हें कुछ पावर पसंद है और वे हर जगह अपने कर्मचारियों के लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजीव शर्मा और रवि मल्होत्रा को बुजुर्गों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नहीं देख सकते थे। थोड़ी देर के लिए कोई भी किसी को देखने के लिए बाहर नहीं गया। वे सभी चारों ओर इकट्ठे हुए और उत्साह को देखने लगे। रवि मल्होत्रा ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, ध्रुव की ओर इशारा किया और क्रूर चेहरे से कहा, बेटा, आज के लिए तुम्हारा काम खत्म। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ जा रहे हो। अगर तुम जा सकते हो तो मत जाओ। जब रोहन मल्होत्रा ने ध्रुव को देखा तो वह उसे जिंदा खा जाना चाहता था और उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गईं। ध्रुव, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से बेकार इंसान बना दूंगा। मैं करूंगा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान दी, दो चींटियां किस बात के लिए चिल्ला रही हैं? मैं यहाँ इंतजार करूंगा और तुम सबको बुला सकते हो। रवि मल्होत्रा ने उग्रता से कहा, ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो मत जाओ, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। रवि मल्होत्रा ने कहा और अपना मोबाइल फोन निकाला और रोशनी कपूर का नंबर डायल किया। रोशनी कपूर रवि वर्मा की निजी सचिव थीं और अब ध्रुव के लिए भी काम करती थीं। इसके अलावा वह सप्ताह के दिनों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सब कुछ संभालती हैं। वह लोंगोजे की प्रवक्ता होने के बराबर है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसका उच्च दर्जा है। रवि मल्होत्रा ने कॉल के माध्यम से दूसरी तरफ चिल्लाया, सचिव शेन, कोई हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैफेटेरिया में परेशानी पैदा कर रहा है। उसने किसी को घायल भी कर दिया है। कृपया किसी को जल्दी से यहाँ ले आओ और हमें इस आदमी को पकड़ना चाहिए। दूसरी तरफ रोशनी कपूर भी चौंक गई। क्या तुम पागल हो जो बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो? बिना सोचे समझे उसने तुरंत सुरक्षा विभाग के सभी सुरक्षा गार्डों को सूचित किया और सैकड़ों सुरक्षा गार्ड एक ही समय में कैफेटेरिया की ओर दौड़ पड़े। जेसन सिन्हा ने ठंडी मुस्कान दी, ध्रुव, आज के लिए तुम्हारा अंत हो गया। मैं तुम्हें आज पूरी तरह से बेकार इंसान बना दूंगा। ध्रुव ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम कितने मूर्ख हो। अध्याय 134 रोशनी कपूर प्रकट होती है, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं अभी तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। रोहन मल्होत्रा इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फट रहे थे। ध्रुव के आने पर उसे थप्पड़ मारा गया था और अब उसे फिर से पीटा गया। खास बात यह है कि सना कपूर उसके ठीक बगल में है। यह एक आदमी के जीवन में सबसे बड़ी शर्म की बात है। सना कपूर ने अपने होंठ काटे और इस समय ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूदा दंगों के साथ ध्रुव वास्तव में बर्बाद हो सकता है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही उसे दुख होता। अभी अभी वह स्पष्ट रूप से उसे याद दिलाने का इरादा रखती थी, लेकिन उसका उपहास किया गया और सना कपूर को अपने दिल में घुटन महसूस हुई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर खून पोंछा, लेकिन मन ही मन अपने दिल में कोसा, ध्रुव, तुम कमीने, कमीने, क्या तुम सच में मेरे विचारों को नहीं जानते? इस समय अमित वर्मा ने ध्रुव की ओर देखा और फुसफुसाया, भाई, आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए। प्रबंधक झाओ ने सचिव शेन को बुलाया। सचिव शेन चीजों को करने में बेईमान हैं। जब वह आएगी तो आप वास्तव में नहीं जा पाएंगे। समझ गया। ध्रुव ने अमित वर्मा को देखा और रसद विभाग के इस कर्मचारी के बारे में अच्छी धारणा बनाई। उसने खुद को पहले याद दिलाया और अपने माता पिता के लिए बोला, इसलिए उसने चुपचाप अमित वर्मा को याद किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। वैसे आपका नाम अमित वर्मा है ना? अमित वर्मा दंग रह गया और सिर हिलाया, हाँ, मैं लॉजिस्टिक्स विभाग में हूँ अंकल, ये के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे याद है। ध्रुव मुस्कुराया। इस समय कैंटीन के बाहर कदमों की आवाज आई। रोशनी कपूर सैकड़ों सुरक्षा गार्डों के साथ आई। भारी भीड़ तुरंत कैंटीन में घुस गई। रोशनी कपूर और उनके लोगों ने दर्शकों की भीड़ को एक नजर में देखा और तुरंत उन्हें वहां ले गए। उन्होंने तुरंत रवि मल्होत्रा और अन्य लोगों को जमीन पर देखा। उसने भौहें सिकोड़ी, मैनेजर झाओ, क्या हो रहा है? जब रवि मल्होत्रा ने देखा कि यह रोशनी कपूर है तो वह तुरंत चिल्लाया, सचिव शेन, आपको हमसे बदला लेना होगा। वह बच्चा हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परेशानी पैदा करने आया था और उसने निदेशक ली और मुझे घायल कर दिया था। अगर आप आज इस बच्चे से नहीं निपटेंगे तो बाहरी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैरीटाइम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोशनी कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मुझे काम करना सिखा रहे हैं? रवि मल्होत्रा इतना डर गया कि उसने और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। कहाँ है उपद्रवी? रोशनी कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, वह कमीना है। रवि मल्होत्रा ने ध्रुव की ओर इशारा किया। सना कपूर इस समय दिल टूट गया था। उसने रोशनी कपूर के बारे में सुना था और वह बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि वर्मा की प्रवक्ता थी। पूरे बेंगलोर को देखते हुए बहुत कम लोग उसे अपमानित करने की हिम्मत कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि कई अरबों की संपत्ति वाले कई मालिकों ने एक बार रोशनी कपूर को परेशान किया था। नतीजतन उन मालिकों की सभी कंपनियां अगले दिन दिवालिया हो गईं और कई मालिकों को अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि यह रोशनी कपूर का तरीका था। सना कपूर ने मन ही मन बुदबुदाया, ध्रुव, तुमने खुद ऐसा किया।
तुम इतने मूर्ख क्यों हो? सना कपूर को दुख हुआ और उसके दिल में निराशा का एक स्पर्श उभरा। रोशनी कपूर ने रवि मल्होत्रा की उंगली का अनुसरण किया और दूर नहीं देखा। जब उसने ध्रुव को रवि मल्होत्रा की उंगली की ओर इशारा करते देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से उंगली रगड़ी और पुष्टि की कि यह ध्रुव ही था। उसके सिर में एक जोरदार धमाका हुआ और उसका शरीर डर से कांप उठा। क्या यह मिस्टर नहीं है? हाँ, आप कैफेटेरिया में क्यों हैं? वह लगभग स्तब्ध रह गई, ये जानते हुए कि उसका तत्काल बॉस भी इस आदमी के सामने चींटी के समान तुच्छ है। एक पल में रोशनी कपूर की आंखें बदल गईं। ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से रोशनी कपूर को देखा, लेकिन उसके मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान थी। रोशनी कपूर मूर्ख नहीं है। अब ध्रुव को नमस्ते कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब जब इतने सारे लोग हैं, अगर ध्रुव की पहचान उजागर हो गई तो वह खत्म हो जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को रोका और रवि मल्होत्रा को ठंडेपन से देखा। रवि मल्होत्रा, बताओ आज क्या हुआ? रवि मल्होत्रा स्तब्ध था। क्या रोशनी कपूर को लोगों को ध्रुव को तुरंत पकड़ने के लिए नहीं ले जाना चाहिए? वह हकलाते हुए बोला, शेन, सचिव शेन, वह परेशानी पैदा करने वाला है। सुरक्षाकर्मी उसे जल्दी से नीचे ले जाएं। रोशनी कपूर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने अचानक डांटा, रवि मल्होत्रा, सच बोलो। अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो तो तुम मौत की तलाश कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बोलने से पहले अच्छी तरह सोचो। रवि मल्होत्रा का दिल धड़क उठा और वह इतना डर गया कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। रोशनी कपूर का क्या मतलब था? क्या ये हो सकता है कि उसे पता था कि वह जानबूझकर चीजों को मुश्किल बना रहा है? रोशनी कपूर अपनी आंखों में रेत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उसे पता होता कि उसने जानबूझकर इस मामले को भड़काया है तो वह बर्बाद हो जाएगी। इस समय ध्रुव अपने दो बड़ों के साथ आया। सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने अचानक ध्रुव को डर से देखा, ध्रुव को लालच भरी निगाहों से देखा। वे ध्रुव की पहचान नहीं जानते थे। रोशनी कपूर ने अपना हाथ हिलाया और सुरक्षा गार्डों से कहा, सब कुछ नीचे रखो। हाँ, सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने तुरंत अपने डंडे और स्टन गन नीचे रख दिए और उनमें से किसी ने भी रोशनी कपूर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। रोशनी कपूर ने ध्रुव को देखा, एक गहरी सांस ली, अपने दिल की भावनाओं को सहन किया और शांत होने का नाटक किया। क्या समस्या है? अब वह केवल ये दिखावा कर सकती है कि वह ध्रुव को नहीं जानती। ध्रुव ने जानबूझकर कहा, आप बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शेन हैं, है ना? मैंने आपका नाम सुना है और वे कहते हैं कि आप निस्वार्थ हैं और अपनी आंखों में रेत बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसी बकवास होगी। मुझे संदेह है। ध्रुव ने अपना स्वर बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, इससे मुझे आश्चर्य होता है कि क्या आपका बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे मूर्खों का एक समूह है? रोशनी कपूर कांप उठी और पीली पड़ गई। वह जानती थी कि ध्रुव अध्यक्ष है और उसने ध्रुव के स्वर में आक्रोश सुना। ध्रुव के असभ्य शब्दों को सुनकर उसके चारों ओर सुरक्षा गार्डों का एक समूह अचानक कोसने लगा और क्रोधित हो गया और ध्रुव पर हमला करना चाहता था। रोशनी कपूर ने डांटा, चुप रहो सब लोग। ध्रुव की ओर देखते हुए रोशनी कपूर ने गहरी सांस ली और कहा, माफ करें, क्या हुआ? जैसे ही ये शब्द निकले आसपास के लोग चौंक गए। प्लीज, रोशनी कपूर ने वाकई कहा, माफ करें। रोहन मल्होत्रा और रवि मल्होत्रा की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। रोशनी कपूर में कुछ गड़बड़ लग रही थी। सना कपूर भी दंग रह गई और उसकी आंखें थोड़ी अजीब हो गई। उसे क्यों लगा कि ध्रुव को देखते समय रोशनी कपूर की आंखें अजीब थीं। ध्रुव ने इधर उधर देखा और कहा, तुम्हारे मैनेजर जाओ को बताने दो, वही सबसे बेहतर जानता है। रोशनी कपूर ने रवि मल्होत्रा को बर्फ की तीलियों जैसी आंखों से देखा। रवि मल्होत्रा, कहो, अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं कसम खाती हूं कि लॉन्ग हाई में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। रवि मल्होत्रा लगभग डर गया था। वह रोशनी कपूर के तरीकों को जानता था। उसे धोखा देना चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा। इस समय मैं अपने दिल में रोहन मल्होत्रा से नफरत करता था और रवि मल्होत्रा अब उस पर भरोसा नहीं करता था। फिलहाल वह बस अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है और सारा दोष रोहन मल्होत्रा पर डालना चाहता है। इसलिए वह रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा करता है और आंसू भरे लहजे में कहता है, सचिव शेन, ये सब इस कमीने की गलती है। ये बदमाश मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसने कहा कि उसे आज ये नाम के इस आदमी ने पीटा और मुझसे उसे खड़ा रहने देने के लिए कहा। मैं मना नहीं कर सका, इसलिए मैंने राजीव शर्मा और ली मेहुआ से उन्हें सबक सिखाने के लिए कहा। मैंने ये नाम के माता पिता को खाना खिलाया। सचिव शेन, कृपया मुझे छोड़ दो। ये सब मेरी गलती है, मेरे कमीने भतीजे। मुझे पता है कि मैं गलत था। रोहन मल्होत्रा तुरंत चौंक गया और गुस्से से चिल्लाया, रवि मल्होत्रा, तुम बहुत बेशर्म हो। तुम सिर्फ मेरे सिन्हा परिवार के साथ व्यापार करने के लिए मेरी मदद करने के लिए सहमत हुए और तुम अपने बिक्री विभाग से ऑर्डर भी हड़पने की योजना बना रहे हो। तुम सारा गंदा पानी मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि वे दोनों रोशनी कपूर से डरते थे, वे एक दूसरे से लड़ने लगे। रोशनी कपूर की आंखें हजारों साल पुराने हिमखंडों की तरह ठंडी थीं। उसने ध्रुव की ओर देखा और मन ही मन निर्णय लिया। अध्याय 135 बाई यूरोओं को कुछ हुआ है। 3 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस तरह के कचरे को कभी अस्तित्व में नहीं आने देगा। यहाँ आओ, रवि मल्होत्रा और उसके भतीजे की एक टांग तोड़ दो। फिर रवि मल्होत्रा को नौकरी से निकालो और जांच करो कि रवि मल्होत्रा ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपत्ति का गबन किया है या नहीं और उसे पुलिस को सौंप दो। ये सुनते ही रवि मल्होत्रा और रोहन मल्होत्रा अचानक दिल टूटकर चिल्ला उठे, सचिव शेन, हमें छोड़ दो, हम जानते हैं कि हम गलत थे। रवि मल्होत्रा इतना डर गया कि वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके पैर टूट गए थे और उसे खातों की जांच करनी थी। उसने वाकई कुछ गलत किया है। जांच होने के बाद वह निश्चित रूप से जेल जाएगा। वह जेल नहीं जाना चाहता। रोहन मल्होत्रा को पेशाब करने में डर लग रहा था। उसका पैर टूट गया तो वह विकलांग नहीं है। सना कपूर भी थोड़ी पीली पड़ गई। उसे नहीं पता था कि रोशनी कपूर इतनी निर्दयी और क्रूर होगी। ये देखकर कि रोशनी कपूर कुछ नहीं बोल रही थी और उसके हाव भाव ठंडे थे, रवि मल्होत्रा और रोहन मल्होत्रा हताश हो गए। रोहन मल्होत्रा अचानक पागलों की तरह पागल हो गया और चिल्लाने लगा, मेरे पैर तोड़ना ठीक है, लेकिन तुम्हें उस जानवर के एक पैर भी तोड़ने चाहिए। उसने भी परेशानी खड़ी की है। वह ठीक क्यों है? सेक्रेटरी शेन ने रोहन मल्होत्रा को ठंडे अंदाज में देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। तुम कौन हो? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो मुझे मारो। सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ा और रोहन मल्होत्रा के पैर पर डंडे से जोरदार प्रहार किया। रोहन मल्होत्रा ने वध करने वाले सुअर की तरह चीख मारी। उसके पैर की हड्डियां सीधे टूट गईं और वह बेहोश हो गया। रवि मल्होत्रा के पैर पर भी डंडे से प्रहार किया गया और वह वहीं बेहोश हो गया। सेक्रेटरी शेन ने ठंडी आवाज में कहा, इन दोनों को बाहर निकालो। हाँ, सना कपूर ने इस दृश्य को खाली आंखों से देखा। सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। उसने शुरू में सोचा था कि ध्रुव आज खत्म हो जाएगा, लेकिन अंत में रोहन मल्होत्रा और रवि मल्होत्रा विकलांग थे। अगर रोहन मल्होत्रा वास्तव में विकलांग हो जाता है तो क्या वह अभी भी इस शादी को बुक कर सकता है? ध्रुव ने राजीव शर्मा और ली होनमेई की ओर देखा, जो पहले से ही भागने की तैयारी कर रहे थे। ध्रुव ने अपना हाथ दिखाया, सेक्रेटरी शेन और ये दो लोग, मेरा सुझाव है कि बंदरों को डराने के लिए उन्हें कीमत चुकानी चाहिए, अन्यथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और भी पतंगे होंगे।
राजीव शर्मा और ली होनमेई तुरंत डर गए और घुटनों के बल बैठकर रोने लगे और दया की भीख मांगने लगे। सेक्रेटरी शेन, हम जानते हैं कि हम गलत थे, कृपया हमें छोड़ दें, हम वास्तव में जानते हैं कि हम गलत थे। रोशनी कपूर ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, सुरक्षा गार्ड, प्रत्येक व्यक्ति का एक पैर तोड़ो और उसे बाहर फेंक दो। हाँ, क्लिक क्लिक। डंडे से कुछ वार करने के बाद उन दोनों को बेहोश करके पीटा गया और बाहर फेंक दिया गया। पूरा कैफेटेरिया खामोश था। सचिव शेन ने गहरी सांस ली और कहा, श्री ये बेंगलुरु चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मामले में गलत नहीं हैं, ये हमारे कर्मचारियों की समस्या है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। हर कोई दंग रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रोशनी कपूर ध्रुव से माफी मांग सकती है। यह बहुत हैरान करने वाला है ना? सना कपूर की आंखें चमक उठीं और ध्रुव को देखते ही उनकी आंखें बदल गईं। किसी कारण से उसे हमेशा कुछ अजीब लगता था, खासकर रोशनी कपूर का रवैया और आंखें। मेरे मन में एक विचार आया, क्या ध्रुव अभी भी रोशनी कपूर को जानता होगा? सना कपूर चौंक गईं। ये तो कमाल था। ध्रुव मुस्कुराया। सचिव शेन ने उन अफवाहों को सच साबित कर दिया है कि वे निष्पक्ष और निष्पक्ष हैं। मैं देख सकता हूं कि वे आज काम करने में निष्पक्ष हैं। रोशनी कपूर मुस्कुराईं, लेकिन वे अपने दिल में बेहद घबराई हुई थी। उन्हें डर था कि ध्रुव दुखी हो जाएगा। ध्रुव ने अमित वर्मा की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया। वैसे सचिव शेन, मुझे लगता है कि अमित वर्मा एक बेहतरीन कर्मचारी हैं और मैं आज मेरे माता पिता के लिए खड़े होने के लिए उनका बहुत आभारी भी हूँ। अमित वर्मा का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था और वे अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराए। भाई, आप सचिव शेन को नहीं जानते। आप जो कहेंगे उससे मुझे केवल शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या ये संभव है कि सचिव शेन सिर्फ आपके शब्दों के कारण मुझे पदोन्नत कर सकते हैं? रोशनी कपूर इस समय मुस्कुराई और बोली, मी, ये कह रहे हैं कि मैं अमित वर्मा को लेकर बहुत आशावादी हूँ। मैं कुछ समय से उन पर ध्यान दे रही हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि अमित वर्मा आज से लॉजिस्टिक्स विभाग के निदेशक होंगे। अमित वर्मा दंग रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उनके चेहरे पर हैरानी और भारी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। सचिव शेन, मैं, वे उत्साहित और असंगत थे। रोशनी कपूर मुस्कुराए। हाँ अमित वर्मा, भविष्य में कड़ी मेहनत करते रहो। अपने चरित्र और मूल इरादे को बनाए रखो। अमित वर्मा ने सचिव शेन की ओर गहरी नजर से देखा। हाँ सचिव शेन। उन्होंने फिर से ध्रुव की ओर देखा। उनका दिल उत्साह और कृतज्ञता से भरा हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग दशकों तक केवल निम्न स्तर के कर्मचारी ही रह सकते हैं, और आज मैं इतना भाग्यशाली था कि मैं निदेशक बन गया। जबकि अमित वर्मा उत्साहित थे, वे वास्तव में थोड़े अजीब थे। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि सचिव शेन ध्रुव के प्रति इतने विनम्र थे? ठीक है, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जब मेरे माता पिता यहाँ काम करेंगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिव शेन। श्रीमान, ये आपका स्वागत है। ध्रुव मुस्कुराया और दोनों बुजुर्गों की ओर देखा। माँ और पिताजी, अब से आप बस मन की शांति के साथ काम कर सकते हैं। सचिव शेन बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो बस जाकर उनसे कहिए। मुझे विश्वास है कि वे इसे हल कर सकती हैं। महेश और सुनीता को नहीं पता था कि सब कुछ उनके बेटों की वजह से था। रोशनी कपूर को देखते हुए दोनों बुजुर्गों ने वास्तव में नीचे झुककर प्रणाम किया और कृतज्ञता से कहा, सचिव शेन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी कपूर डर से पीली पड़ गई। ये ध्रुव के माता पिता थे। अगर वे खुद को प्रणाम करते तो क्या वे अपनी जिंदगी को छोटा नहीं कर देते? उसने जल्दी से उन दोनों को उठाया और ध्रुव मुस्कुराया। ठीक है, अगर कुछ और करने को नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। अलविदा प्रबंधक शेन। ध्रुव बिना पीछे देखे कैंटीन से चला गया। उसे कुछ और काम था। अभी अभी मोबाइल फोन बजता रहा और यह बाई परिवार से बाई योहुआ का कॉल निकला। वह उलझन में था। बाई यूरुओ के दादाजी उसके साथ क्या कर सकते हैं? मैं शुरू में बाई परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन बाई यूरुओ अब मेरी नौकरानी है। इसके अलावा बूढ़ा बाई योहुआ काफी अच्छा इंसान था। उसने अब तक कई कॉल किए थे और ध्रुव ने पूछने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह बेंगलुरु चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गेट पर पहुंचा, गेट के बगल में एक व्यक्ति उसे बेहोशी से देख रहा था। ध्रुव स्तब्ध था, भौहें सिकोड़ रहा था, इस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता था और जाने के लिए मुड़ा। ध्रुव, क्या तुम सच में मुझसे मिलना नहीं चाहते? सना कपूर ने अपनी आवाज में आक्रोश के साथ कहा। ध्रुव रुका, भौहें सिकोड़ी और सना कपूर की ओर देखने लगा। क्या बात है? सना कपूर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, क्या रोहन मल्होत्रा सच में विकलांग है? इसका मुझसे क्या लेना देना है? ध्रुव ने गुस्से से कहा। इतना कहने के बाद उसने सना कपूर को संकुचित आंखों से देखा और व्यंग्य किया, क्या अब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या तुम मुझसे उसका बदला लेना चाहती हो? सना कपूर ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसकी हथेलियां नाखूनों से चुभ गईं और खून बहने लगा। उसने कर्कश स्वर में कहा, ध्रुव, तुम्हारी नजर में मैं कैसी औरत हूँ? तुम हमेशा मुझे चिढ़ाने के लिए ये शब्द क्यों कहते हो? मैंने तुम्हें नहीं उकसाया। तुम रोहन मल्होत्रा की औरत हो, इसलिए मेरा इतना संदिग्ध होना स्वाभाविक है। सना कपूर दुखी होकर मुस्कुराई, अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसी। तुम जो भी सोचो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि रोहन मल्होत्रा आज विकलांग हो गया है और उसके माता पिता तुम्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, इसलिए सावधान रहना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आदमी का ख्याल रखना। ठीक है, तुमने ऐसा कहा। सना कपूर बिना पीछे देखे पलटी और चली गई। जैसे ही वह पलटी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। एक महिला का दिल समुद्र में सुई की तरह होता है। पिछले 2 दिनों में सना कपूर के प्रदर्शन ने उसे वास्तव में थोड़ा हैरान और भ्रमित कर दिया था, लेकिन वह इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत आलसी था, क्योंकि उसने पहले ही सना कपूर को छोड़ दिया था। अपना सिर हिलाते हुए उसने बाई योहुआ को बुलाया और पूछने के लिए तैयार हो गया कि क्या हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, दूसरी तरफ से बाई योहुआ की चिंतित और घबराई हुई आवाज आई, मिस्टर, यह अच्छा नहीं है। यूरुओ को कुछ हुआ है। मैं आपसे उसे बचाने की विनती करता हूँ। अध्याय 136 दिव्य डॉक्टर ली फिर से प्रकट होता है। ध्रुव ने अवाक होकर कहा, मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? ये सिर्फ इस वजह से है कि आप नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ से बाई योहुआ ने कड़वाहट से कहा, मिस्टर, मैं आपसे अपनी पोती को बचाने की भीख मांगती हूँ। यूरुओ अब बेहोश है। मैंने डॉक्टर को आकर देखने के लिए कहा और वह कारण नहीं बता सकता। मिस्टर, कृपया मुझे बचाएं। मेरी पोती, चिंता मत करो, तुम निदान के बाद की फीस से निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाओगी। ध्रुव ने उदास चेहरे के साथ कहा, मुझे आपकी मेडिकल फीस की कमी नहीं है, लेकिन आपकी पोती मेरे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। उसने पहले भी कई बार मेरे लिए चीजें मुश्किल बना दी हैं। एक शब्द में, मैं नहीं जा सकता। तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। ध्रुव ने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ सीधे फोन रख दिया। दरअसल वह वाकई बाई यूरुओ को बचाना नहीं चाहता था, लेकिन बाई योहुआ एक अच्छा बुरा आदमी था। इसके अलावा बाई परिवार की एक दवा कंपनी है और ऐसा अनुमान है कि वहाँ कई मूल्यवान औषधीय सामग्रियां हैं। यदि आप मदद करते हैं तो आप निश्चित रूप से बाई परिवार से एक अच्छा सौदा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन वह बस जब बुलाया जाता है तब नहीं आ सकता है, और जैसे ही उसे बुलाया जाता है तुरंत चला जाता है। आपको सही समय पर कुछ दिखावा करना चाहिए ताकि बाई परिवार को बहुत नुकसान हो।
बाई परिवार के लिए ध्रुव द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद बाई योहुआ की आंखें काली हो गईं। वह अभी भी अपनी पोती बाई युरुओ से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसने बाई योहुआ का दिल तोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से बाई युरुओ की मां किरण शर्मा ने ध्रुव की अस्वीकृति सुनी, अपने चांदी के दांत पीसते हुए और गुस्से से कहा, पिताजी, अगर 1000 तलवारबाज नहीं आता है तो उसे अकेला छोड़ दो। वह खुद को क्या समझता है, वह तो बस एक बकवास है। मुझे विश्वास नहीं होता कि लॉन्ग हाई को कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं मिल सकता जो यूरुबिन को ठीक कर सके। बाई योहुआ ने कड़वाहट से कहा, तो मुझे बताओ कि लॉन्ग हाई और किसे ढूंढ सकता है। किरण शर्मा ने अचानक कहा, ये सही है देव शर्मा, आप डॉक्टर देव शर्मा को ढूंढ सकते हैं। बाई योहुआ भी दंग रह गई और फिर बहुत खुशी से बोली, देव शर्मा वाकई ऐसा कर सकते हैं। जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके उनसे संपर्क करो। किरण शर्मा ने तुरंत कहा, देव शर्मा मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, मैं अभी उनसे संपर्क करती हूँ। इतना कहने के बाद किरण शर्मा फोन करने के लिए एक तरफ चली गई और बाई योहुआ ने भी राहत की सांस ली। देव शर्मा बेंगलोर में भी प्रसिद्ध हैं और उन्हें चमत्कारी डॉक्टर माना जा सकता है। देव शर्मा के कार्रवाई करने से वे इतने घबराए नहीं थे। जल्द ही किरण शर्मा ने कहा, पिताजी, मैंने दिव्य डॉक्टर ली से संपर्क किया है, उन्होंने कहा कि वे जल्द ही यहाँ आएंगे। बाई योहुआ ने आह भरी और कहा, मुझे बस उम्मीद है कि डॉक्टर ली आकर यूरुओ की बीमारी का समाधान कर सकें। इतना अच्छा इंसान कैसे बेहोश हो सकता है। अफसोस, जल्द ही देव शर्मा बाई परिवार के विला में पहुंचे और किरण शर्मा वास्तव में उनकी ही जाति की थीं। रक्त संबंध अपेक्षाकृत दूर है, लेकिन फिर भी उन्हें रिश्तेदार माना जा सकता है। इसके अलावा किरण शर्मा बाई परिवार से थी, इसलिए देव शर्मा जल्दी से वहां पहुंच गए। बाई परिवार की लॉबी में बाई योहुआ ने देव शर्मा को अंदर आते देखा और तुरंत बहुत खुशी से कहा, चमत्कारिक डॉक्टर ली, आप यहाँ हैं, ज़ियाओ फेंक, जल्दी करो और डॉक्टर ली के लिए चाय लाओ। देव शर्मा एक 60 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी सफेद है, वह काफी अमर दिखता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर बाई, चाय की जरूरत नहीं है, आपको मुझे जितनी जल्दी हो सके मरीज को देखने देना चाहिए, हालत में देरी नहीं की जा सकती। जब बाई योहुआ ने यह सुना तो उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर ली को परेशान करूंगा। मरीज मेरी पोती है, उसे 2 दिन पहले बेहोशी हुई थी और उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं। उसे जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था और डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सामान्य है और कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी पोती अभी तक नहीं जागी है। देव शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने हाल ही में हुयांग एक्यूपंक्चर नामक एक प्रकार का स्वर्ग विरोधी एक्यूपंक्चर सीखा है, जिसे विशेष रूप से इस तरह के अजीब लक्षणों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। चिंता मत करो मिस्टर बाई, बस मुझे वहां ले चलो। जब बाई योहुआ ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, चलो पहले डॉक्टर ली को धन्यवाद देते हैं। चिंता मत करो डॉक्टर ली, जब तक आप कर सकते हैं मैं अपनी पोती का इलाज करूंगा और परामर्श शुल्क आपकी इच्छानुसार होगा। देव शर्मा हल्के से मुस्कुराए और कुछ लोगों के साथ दूसरी मंजिल पर एक कमरे में चले गए। कमरा बड़ा और शानदार ढंग से सजाया गया था, जिसमें फर्श से छत तक बड़ी खिड़कियां और ठोस लकड़ी का फर्श था। खिड़कियां चमकीली और साफ थीं, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। बड़े सफेद बिस्तर पर एक महिला लेटी हुई थी। ये बाई युरुओ थी। बाई युरुओ के बाल झरने की तरह काले थे और उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा थोड़ा पीला था। किरण शर्मा ने घबराते हुए बगल से कहा, चमत्कारिक डॉक्टर ली, यह आप पर निर्भर है। बाई युरुओ के पिता बाई लोंगबो पसीने से तर थे। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। अगर कुछ हुआ तो दंपति वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। देव शर्मा बिस्तर के पास चले गए, बाई युरुओ को देखा, फिर बाई युरुओ की नाड़ी पर अपना हाथ रखा और धीरे से भौहें सिकुड़ी। बाई योहुआ और अन्य लोग घबराए हुए देव शर्मा को देखने लगे। देव शर्मा की भौहें कभी ढीली हो जाती और कभी कस जाती, जिससे बाई परिवार के लोग डर से कांपने लगे। दिव्य डॉक्टर ली, क्या आप बता सकते हैं कि बीमारी क्या है? डॉक्टर ली एक पल के लिए चुप हो गए और बोले, नहीं, ये बीमारी वाकई थोड़ी अजीब है। इतना कहने के बाद देव शर्मा ने बाई युरुओ की पलकें थोड़ी खोली। कुछ हद तक फैली हुई पुतलियों को देखते हुए उनकी भौहें और भी कस गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मास्टर बाई, मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे बचा सकता हूँ। बाई योहुआ का दिल अचानक से कठोर हो गया। डॉक्टर ली बेंगलोर के जाने माने चमत्कारी डॉक्टर थे। अगर उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। उदासी में देव शर्मा हिलने लगे। चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ उन्होंने मुट्ठी भर चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें बाई युरुओ के शरीर पर अलग अलग एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर जल्दी और सटीक तरीके से डाला। इससे पहले कि यह खत्म होता, देव शर्मा ने अपने साथ लाए बैग से कुछ और काले प्लास्टर निकाले। बाई परिवार के कई सदस्यों की आंखें अचानक चमक उठीं। देव शर्मा अपने प्लास्टर के लिए सबसे मशहूर हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बेहद चमत्कारी है। बुखार हो, सर्दी हो या हड्डी का फ्रैक्चर, जब तक आपको असहजता महसूस हो, इस प्लास्टर को लगाने से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि दूसरी जगहों से कई उच्च स्तरीय अधिकारी और कुछ अमीर मालिक भी देव शर्मा से मिलने आए थे, सिर्फ इस प्लास्टर के लिए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि दिव्य डॉक्टर ली द्वारा बनाए गए इस प्लास्टर ने उस समय कई गूंगे और बहरे लोगों को ठीक किया था। आपको पता होना चाहिए कि गूंगापन और बहरापन जन्मजात विकलांगताएं हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में मूल रूप से ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन देव शर्मा के प्लास्टर ने वास्तव में कई गूंगे और बहरे लोगों को ठीक किया है। यही कारण है कि उन्हें बेंगलोर में चमत्कारी डॉक्टर कहा जाता है। देव शर्मा को यह सार्वभौमिक प्लास्टर निकालते देख बाई परिवार के सदस्यों ने चुपके से राहत की सांस ली। मैंने देखा कि देव शर्मा ने बाई युरुओ की गर्दन के पीछे प्लास्टर लगाया और साथ ही उसके निचले पेट पर भी प्लास्टर लगाया। फिर देव शर्मा ने चांदी की सुई को फिर से घुमाना शुरू किया और धीरे धीरे उसके माथे पर पसीना आने लगा। यह स्पष्ट था कि वह बहुत थक गया था। अंत में देव शर्मा ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 10 मिनट के भीतर जाग जाना चाहिए। बाई योहुआ ने तुरंत उत्साह से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य डॉक्टर ली, मेरा बाई परिवार आपका एहसानमंद है। अगर आपको भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत होगी तो मेरा बाई परिवार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। देव शर्मा मुस्कुराए और कहा, आपका स्वागत है बुरे आदमी। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपकी पोती पहले नहीं जाग जाती। कई लोगों ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और समय मिनट दर मिनट बीतता गया। बाई युरुओ ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। बाई परिवार के सदस्यों का दिल डूब गया और देव शर्मा के चेहरे पर संदेह की एक लकीर उभर आई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है? देव शर्मा को बुराई पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने फिर से एक्यूपंक्चर किया और प्लास्टर बदल दिया। हालांकि बाई युरुओ के जागने के कोई संकेत नहीं दिखे। बाई योहुआ का बुरा चेहरा पीला पड़ गया। चमत्कारिक डॉक्टर ली, मेरी पोती। देव शर्मा ने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर हिलाया और एक असहाय मुस्कान के साथ कहा, मास्टर बाई, ऐसा लगता है कि मैं आपकी पोती को ठीक नहीं कर सकता। मुझे वास्तव में खेद है। बाई योहुआ की आंखें अंधेरी हो गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। डॉक्टर ली, अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो
लॉन्ग हाई, क्या कोई है जो मेरी पोती को ठीक कर सकता है? किरण शर्मा भी भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू भर आए। चमत्कारिक डॉक्टर ली, मुझे अपनी बेटी के बारे में क्या करना चाहिए? क्या वह जीवन भर ऐसे ही बेहोश रहेगी? देव शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और अचानक ध्रुव की छवि उनके दिमाग में उभरी। उन्होंने एक पल सोचा और कहा, यह जरूरी नहीं है कि सच हो। मैं एक चमत्कारिक डॉक्टर को जानता हूं जिसकी चिकित्सा कौशल मुझे पूरी तरह से अभिभूत करती है। जब तक वह आता है, वह बीमारी को ठीक कर देगा। इसके अलावा मुझे जियान परिवार के श्री जियान का इलाज करते समय भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मैं उन्हें ठीक करने में असफल रहा। खैर, ये चमत्कारिक डॉक्टर ही था जिसने जियान परिवार के श्री जियान को एक मामूली हरकत से ठीक कर दिया। क्या? बायोहुआ और अन्य लोग तुरंत चौंक गए और जल्दी से पूछा, डॉक्टर ली, क्या आप इस चमत्कारिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं? देव शर्मा ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। बायोहुआ सोफे पर गिर पड़ा, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। इस समय दरवाजे से कदमों की आहट आई, साथ में एक सुंदर हंसी भी थी। मिस्टर बाय, अंकल, चिंता मत करो, मुझे एक और चमत्कारी डॉक्टर मिल गया है। कई लोगों ने पलटकर देखा और एक युवक को शानदार कपड़े पहने देखा। युवक के बगल में एक बूढ़ा आदमी ग्रे लिनन शर्ट में था। बायोहुआ तुरंत हैरान हो गया और बोला, मिस्टर जू, यह आप कैसे हो सकते हैं? अध्याय 137। बायोरुओ का संकट। आगंतुक सिद्धार्थ सिन्हा है, जो बेंगलोर के जू परिवार का बेटा है। हालांकि जू परिवार लॉन्ग हाई के 6 प्रमुख परिवारों में से एक नहीं है, लेकिन इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ये शेन परिवार के समान स्तर का है। सिद्धार्थ सिन्हा लंबे समय से बायोरुओ से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। एक तरफ वह वास्तव में बायोरुओ को पसंद करता है और दूसरी तरफ ये बाई परिवार की संपत्ति के लिए है। जू परिवार का मुख्य व्यवसाय भी दवा उद्योग है। जब तक वे बाई परिवार की गोद में आ जाते हैं, जू परिवार निश्चित रूप से पूरी तरह से उड़ान भर लेगा। इसलिए वह चुपचाप बायोरुओ पर ध्यान दे रहा है और बायोरुओ को अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता है। हालांकि बायोरुओ ने कभी भी उसे सीधे नहीं देखा, जिससे सिद्धार्थ सिन्हा बेहद नाराज हो गए। इस बार बायोरुओ अपने बगल में ग्रे लिनन शर्ट में बूढ़े आदमी की चाल के कारण बेहोश हो गई। यदि बायु को किसी ऐसे जहर से जहर दिया जाता जो हानिरहित होता लेकिन लोगों को अनिश्चित काल के लिए बेहोश कर सकता था, तो सिद्धार्थ सिन्हा ने पहले ही अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी। जब बाई परिवार हताश था तो वह अपने मालिक ग्रे कपड़े और लिनन के कपड़े में बूढ़े आदमी को बचाव के लिए लाया। उन दोनों ने एक दृश्य पेश किया। न केवल वे बायोरुओ को खुले तौर पर जीत सकते हैं, लेकिन वे बाई परिवार को भी अपना एहसान चुकाने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारा जा सकता है। सिद्धार्थ सिन्हा की आंखें चमक उठी। उन्होंने खांसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, सच कहूं तो मैंने युरुओ के कोमा के बारे में सुना था, इसलिए मैं अपने गुरु को युरुओ के इलाज के लिए खास तौर पर लाया हूं। बाई परिवार के कई सदस्यों ने सिद्धार्थ सिन्हा के बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति को संदेह भरी नजरों से देखा। किरण शर्मा ने संदेह से कहा, मिस्टर जू, आपके गुरु कौन हैं? वे इतने अपरिचित क्यों हैं? सिद्धार्थ सिन्हा ने गर्व से कहा, आंटी, मेरे गुरु का नाम डिंगफैंग है। वे प्रांतीय राजधानी में एक प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर हैं। वे विशेष रूप से युरुओ का मामला सुझाने के लिए यहाँ आए हैं। प्रांतीय राजधानी से? जब बाई परिवार के सदस्यों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। अगर कोई प्रांतीय राजधानी से आता है तो निश्चित रूप से तरीका आसान नहीं होगा। इस समय देव शर्मा ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, मिस्टर जू, आपने कहा कि आपके गुरु का नाम डिंगफैंग है। क्या वे प्रांतीय राजधानी से हैं? सिद्धार्थ सिन्हा ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, ये सही है। क्या दिव्य डॉक्टर ली को कोई संदेह है? देव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई संदेह नहीं है। बस इतना है कि मैं कुछ समय के लिए प्रांतीय राजधानी में रहा हूं और मैंने मास्टर डिंग का नाम कभी नहीं सुना। स्वाभाविक रूप से उसने ये शब्द जानबूझकर कहे और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह दुखी महसूस कर रहा था। आखिरकार सिद्धार्थ सिन्हा के लहजे और उसके बगल में डिंगफैंग के श्रेष्ठ रूप ने उसे थोड़ा दुखी महसूस कराया। इसका एक हिस्सा बाई परिवार को याद दिलाना है कि इसे लापरवाही से न माने। सिद्धार्थ सिन्हा ने दिव्य डॉक्टर ली को देखा और अपने होठों को सिकोड़ लिया। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि आप दिव्य डॉक्टर ली अज्ञानी हैं। मेरे गुरु डिंगफैंग शेनोनमेन के शिष्य हैं। आम लोगों के लिए इसके बारे में न सुनना सामान्य बात है। शेनोनमेन। देव शर्मा की अभिव्यक्ति बदल गई। दुनिया में अजीब लोगों और जादू के 8 स्कूल हैं। 8 स्कूलों में से प्रत्येक के पास एक अनूठा कौशल है और चीन की भूमि में एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति है। इसके अलावा ये 8 संप्रदाय सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी सांसारिक लड़ाइयों में भाग लेते हैं, लेकिन वे सभी शक्तिशाली हैं और असामान्य क्षमताओं से संपन्न हैं। ये वास्तव में आम लोगों की पहुंच से बाहर है और देव शर्मा ने इसके बारे में केवल सुना है। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। इस समय सिद्धार्थ सिन्हा के बगल में डिंगफैंग नाम का बूढ़ा व्यक्ति बोला। दिव्य डॉक्टर ली को तिरस्कार से देखा और उदासीनता से कहा, क्या कोई वास्तव में इन दिनों चमत्कारी डॉक्टर होने का दावा करने की हिम्मत करता है? जल्दी से रास्ते से हट जाओ, मेरे इलाज में देरी मत करो। देव शर्मा का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसके दिल में उदासी का एक संकेत उभरा, लेकिन वह खंडन नहीं कर सका। आखिरकार उसने बायोरुओ को ठीक नहीं किया। उसने ठंडी सांस ली। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस स्तर पर हो और क्या तुम रहस्यमयी बन रहे हो। डिंगफैंग ने खंजर जैसी आंखों से देव शर्मा को देखा। देव शर्मा को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और उसके शरीर के बाल अचानक खड़े हो गए। तुम्हारी आंखें इतनी उदास और डरावनी क्यों हैं? उसने अपनी लार निगल ली और चुपचाप एक कदम दूर हट गया। ऐसा लग रहा था कि डिंगफैंग वास्तव में इतना सरल नहीं था। बायोहुआ ने इस समय डिंगफैंग को सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि वह प्रांतीय राजधानी से एक चमत्कार चिकित्सक है, इसलिए मैं अभी भी चमत्कार चिकित्सक से पूछना चाहता हूं कि मेरी पोती के साथ क्या हो रहा है। अगर वह ठीक हो सकती है तो डॉक्टर की फीस डॉक्टर के अनुसार दी जाएगी। डिंगफैंग ने सभी को देखा और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी जिसे पहचानना आसान नहीं था। जब वह बिस्तर के पास आया तो उसने बिस्तर पर बायोरुओ को देखा। उसने पहले बायोरुओ की नब्ज टटोली और फिर अचानक चिल्लाया, बकवास। अगर मैं गलत नहीं हूं तो किसी ने यांग रिटर्निंग एक्यूपंक्चर का दिखावा करके इस्तेमाल किया है। इस निम्न स्तरीय एक्यूपंक्चर पद्धति का इस्तेमाल करना बहुत शर्मनाक है। न केवल रोगी को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि यह केवल स्थिति को और खराब करेगा। ये सुनने के बाद बाई परिवार के सदस्यों के चेहरे अचानक बदल गए और वे सभी संदिग्ध आंखों से देव शर्मा को देखने लगे। देव शर्मा ने तुरंत गुस्से में कहा, बकवास मत करो। हुयांग एक्यूपंक्चर दुनिया की शीर्ष एक्यूपंक्चर विधियों में से एक है। क्या तुम्हें इसे यहाँ लगाने की अनुमति है? सच में, चूंकि यह शीर्ष एक्यूपंक्चर विधियों में से एक है तो इसने रोगी को ठीक क्यों नहीं किया? डिंगफैंग के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। देव शर्मा एक पल के लिए अवाक रह गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। मैंने अभी तक इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, लेकिन हुयांग एक्यूपंक्चर तकनीक तुम्हें इसे लगाने की अनुमति कभी नहीं देगी। हम लोगों पर दाग लगाने की बात क्यों? एक्यूपंक्चर जो लोगों को ठीक नहीं कर सकता वह कचरा एक्यूपंक्चर है। डिंगफैंग ने देव शर्मा को तिरस्कार से देखा और फिर अपनी जेब से एक सीलबंद गोली निकाली। गोलियां 5 काले रंग की थीं और जैसे ही उन्हें खोला गया सुगंध फैल गई।
ये हमारे शेन नॉन्ग संप्रदाय का अमृत है। जब तक आप अमृत लेते हैं आपकी पोती मास्टर बाई की बीमारी स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। उसके बाद डिंग फैंग ने गोली बाई युरुओ के मुंह में डाल दी। किरण शर्मा ने यह दृश्य देखा और जल्दी से बाई युरुओ को निगलने के लिए पानी लाया। 2 मिनट के भीतर बाई युरुओ की उंगलियां वास्तव में थोड़ी हिल गईं। किरण शर्मा ने अचानक कहा, युरुओ की उंगलियां हिल गईं। युरुओ ने प्रतिक्रिया दी। बाई युहुआ ने भी यह दृश्य देखा और उसके बूढ़े चेहरे पर तुरंत उत्साह दिखाई दिया। ये वास्तव में एक चमत्कारिक डॉक्टर है। डिंग फैंग और सिद्धार्थ सिन्हा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। पहला कदम पूरा हो चुका है, बाई परिवार का पूर्ण विश्वास प्राप्त करना, और अब आता है दूसरा चरण। डिंग फैंग ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और उसकी हथेलियां विभिन्न पैटर्न के साथ एक दूसरे को छूने लगीं। उसने अपने मुंह में कुछ बुदबुदाया और फिर उसने 2 उंगलियों को आपस में मिलाकर तलवार की नोक बनाई और अपनी भौहों को बाई युरुओ की ओर थोड़ा ऊपर उठाया। बाई युरुओ ने वास्तव में थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। ऐसा लगता है कि वह जागना चाहता है लेकिन वह जाग नहीं सकता। बाई परिवार में हर कोई यह सब देखकर दंग रह गया। डिंग फैंग ने बाई युहुआ की ओर देखा और जानबूझकर कहा, मिस्टर बाई, आपकी पोती को शायद जहर हो गया है। मैंने अभी अभी आपकी पोती के शरीर से जहर को निकालने के लिए अमृत का इस्तेमाल किया है, लेकिन अमृत से कुछ जहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए आपकी पोती जाहिर तौर पर होश में है। लेकिन मैं नहीं जाग सकता। जहर। बाई युहुआ के चेहरे पर घबराहट का भाव दिखाई दिया और उसने जल्दी से कहा, चमत्कारिक डॉक्टर डिंग, क्या मेरी पोती को ठीक करने में मदद करने का कोई और तरीका है? डिंग फैंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और एक पल के लिए सोचा, हाँ, लेकिन आप शायद उस तरीके को स्वीकार न करें। किरण शर्मा इतनी डरी हुई थी कि वह लगभग रो पड़ी। डॉक्टर डिंग, हम चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, हम निश्चित रूप से सहमत होंगे। कृपया मेरी बेटी को बचाएं। सिद्धार्थ सिन्हा की आंखों में एक अगोचर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि वह सफल होने जा रहा है। डिंग फैंग और सिद्धार्थ सिन्हा ने अनजाने में एक दूसरे को देखा और अगले ही पल डिंग फैंग ने धीरे से कहा, वास्तव में ये तरीका मुश्किल नहीं है। इस तरह के जहर को आमतौर पर यिन और यांग जहर के रूप में जाना जाता है। दुनिया की हर चीज यिन और नकारात्मक यांग को गले लगाती है। आपकी पोती के शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा की एक किरण की कमी है। यिन और यांग जहर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यांग ऊर्जा की एक किरण को उसके शरीर में डाला जाना चाहिए ताकि आपकी पोती जाग सके। यांग ऊर्जा की कमी। बाई परिवार के कई सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, आश्चर्य करते हुए कि वे भ्रमित क्यों लग रहे थे। क्या ये बीमारी का इलाज नहीं है? आप इसे जादू की छड़ी की तरह कैसे बना सकते हैं? लेकिन इस समय वे उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार डिंग फैंग की अभी की विधि वास्तव में प्रभावी थी। तो मैं दिव्य डॉक्टर डिंग से पूछना चाहूंगा कि यांग ऊर्जा की इस किरण को कैसे खोजा जाए। डिंग फैंग के मुंह के कोने पर एक अगोचर मुस्कान दिखाई दी। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, अपनी आंखें बंद की, अपना हाथ पकड़ा और अपने मुंह को हिलाया। थोड़ी देर के लिए संशय में रहने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यांग ऊर्जा की यह किरण अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए और साथ ही यह आपकी पोती से मेल खानी चाहिए। मैंने अभी अभी गणित किया है और मेरे शिष्य सिद्धार्थ सिन्हा इन 2 शर्तों से सहमत हैं। क्या? डिंग फैंग ने हल्के से मुस्कुराया, विधि बहुत सरल है। जब तक मेरी शिष्या हाओवन और मिस बाई एक रात एक ही कमरे में रहेंगी, ये समस्या स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगी। इन शब्दों का क्या मतलब है, ये तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है। क्या ये सिद्धार्थ सिन्हा और बाई युरुओ को सेक्स करवाने के लिए है? बाई युहुआ ने अपनी लार नीली और झिझकते हुए कहा, डॉक्टर डिंग, क्या कोई और तरीका है? डिंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, नहीं, केवल एक ही तरीका है। सच कहूं तो मेरा शिष्य बैंगनी सूर्य का पवित्र शरीर है और उसके शरीर में यांग ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और दुर्लभ है। अगर मैं मिस बाई को नहीं बचाना चाहता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने शिष्य को जाने दूं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मिस बाई को यांग क्यों मिल जाती है तो यह उन्हें और आपके बाई परिवार को उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए सुरक्षित और समृद्ध रखेगी। लेकिन इससे मेरे शिष्य के शरीर को नुकसान होगा। अंतिम विश्लेषण में यह मेरा शिष्य है जो पीड़ित है। डिंग फैंग के शब्दों को सुनकर किरण शर्मा और बाई लोंगबो के चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य के भाव थे। बाई युहुआ अपनी खुशी को छिपा नहीं सका, लेकिन उसमें थोड़ी हिचकिचाहट थी। उसने अपनी पोती को ध्रुव के पास छोड़ दिया। अगर सिद्धार्थ सिन्हा अपना कौमार्य खो देता है तो क्या ध्रुव फिर भी इसे चाहेगा? उसकी हिचकिचाहट देखकर डिंग फैंग ने भौहें सिकुड़ी और कहा, मास्टर बाई, आप किस बात से हिचकिचा रहे हैं? बाई युहुआ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एक मिनट रुकिए डॉक्टर डिंग, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। आप लोग पहले बैठिए, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। बाई युहुआ जानबूझकर समय टाल रही थी। उसने ध्रुव को पहले एक और संदेश भेजा जिसमें ध्रुव से विनती की कि वह आकर देख ले। अगर ध्रुव अभी नहीं आता है तो वह डिंग फैंग की बात मानकर बाई युरुओ को सिद्धार्थ सिन्हा को सौंप सकता है। ये सोचते हुए बाई युहुआ के माथे पर घबराहट भरा पसीना आ गया। एक और आधे पौने घंटे तक इंतजार करने के बाद डिंग फैंग ने अधीरता से कहा, मिस्टर बाई, आखिर आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? बाई युहुआ ने तुरंत समझाया, हिम्मत मत करो, चूंकि डॉक्टर डिंग ने ऐसा कहा है तो डॉक्टर डिंग की बात सुनो और मिस्टर जू को युरुओ को यांग क्यू की किरण देने दो। डिंग फैंग और सिद्धार्थ सिन्हा की आंखों में तुरंत मुस्कान आ गई। डिंग फैंग ने कहा, ठीक है, उस स्थिति में चलो पहले बाहर निकलते हैं और मेरे शिष्य को यहाँ अकेले रहने देते हैं। बाई लोंगबो और किरण शर्मा को बहुत बुरा नहीं लगा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वैसे भी सिद्धार्थ सिन्हा जू परिवार का बेटा है। जू परिवार में बहुत संभावनाएं हैं और उन्हें जीता जा सकता है और यह एक चमत्कारिक डॉक्टर भी बना सकता है, तो क्यों नहीं? केवल बाई युहुआ ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि आज उनकी पोती वास्तव में सिद्धार्थ सिन्हा की होगी। वह बाई युरुओ की तरह सिद्धार्थ सिन्हा से जुड़ा नहीं है। ध्रुव की रखेल होना सिद्धार्थ सिन्हा की पत्नी होने से बेहतर है। बस ध्रुव अभी तक नहीं आया है, इसलिए उसे कोई उम्मीद नहीं है। सिद्धार्थ सिन्हा की आंखों में लालच और इच्छा की झलक थी। आखिरकार आज उसे बाई युरुओ मिल ही गया और बाई परिवार निश्चित रूप से भविष्य में उसका होगा। बाई युहुआ ने गहरी सांस ली। दो चमत्कारी डॉक्टर और लॉन्गबो शियाओफेंग, चलो बाहर चलते हैं। युरुओ केवल चमत्कारी डॉक्टर डिंग और मिस्टर जू पर भरोसा कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे से एक तीखी आवाज आई। क्या बकवास है, डॉक्टर डिंग भूत बनने का नाटक कर रहा है। सभी ने आश्चर्य से देखा। ध्रुव दरवाजे पर दिखाई दिया। अध्याय 138 बाई युरुओ को बचाओ। ध्रुव के कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने सुना कि डिंग फैंग बैंगनी सूर्य पवित्र शरीर के बारे में क्या कह रहा था, जो पूरी तरह से बकवास था। बैंगनी सूर्य पवित्र शरीर को बाहर आने में कितने साल लगते हैं? लाखों में से सिर्फ एक को चुनना बहुत ज्यादा है। वर्तमान में वह बैंगनी सूर्य संत शरीर से केवल एक व्यक्ति को जानता है और वह व्यक्ति राजधानी में है और उसकी ताकत भयानक है। वह सिद्धार्थ सिन्हा कैसे हो सकता है? ध्रुव को अंदर आते देख बाई लोंगबो और किरण शर्मा के हाव भाव अचानक बेहद खराब हो गए। चूंकि वे पहले भी ध्रुव से पिट चुके थे, इसलिए उनके मन में हमेशा ध्रुव के प्रति द्वेष था। ध्रुव को इस समय आते देख किरण शर्मा अचानक नाराज होकर बोली, ध्रुव तुम यहाँ क्यों हो? ध्रुव ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, बूढ़े आदमी बाई युहुआ ने मुझे आने के लिए कहा, क्या बात है?
किरण शर्मा दंग रह गई और बाई योहुआ की ओर देखने लगी। पिताजी, क्या आपने वाकई उसे यहाँ बुलाया है? आपको नहीं लगता कि वह बीमारियों को ठीक कर सकता है ना? ध्रुव को देखकर बाई योहुआ खुशी से झूम उठा। उसने किरण शर्मा को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया और चेहरे पर मुस्कान के साथ ध्रुव से कहा, मिस्टर ये, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था। जब तक आप आएंगे मुझे अपनी पोती की बीमारी की चिंता नहीं रहेगी। पिताजी, क्या आप भ्रमित हैं? ये बच्चा मेरे सिर पर खड़े होकर और गंदगी खाते हुए मुझे ठीक कर सकता है। बाई लोंगबो ने भी तिरस्कार से नाक से कुड़ी। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो तैयार हो जाओ। अगर तुम बाद में 3 किलो नहीं खाओगे तो तुम नहीं जा पाओगे। तुम। बाई लोंगबो ने ध्रुव को गुस्से से देखा और जल्दी से पीछे छिप गया। ध्रुव एक पागल आदमी है, लेकिन वह अभी भी ध्रुव से डरता है। ध्रुव ने बिस्तर पर बाई योरुओ को देखा और उदासीनता से कहा, बूढ़े आदमी, ऐसी शर्तें हैं जिनके तहत मैं आपकी पोती को ठीक कर सकता हूँ। क्या आपको मेरे लिए कुछ औषधीय सामग्री खोजने में कोई समस्या है? बाई योहुआ ने बिना सोचे समझे कहा, औषधीय सामग्री की तलाश करने की बात मत करो। मैं इसे अपने बाई परिवार की औषधीय सामग्री लाइब्रेरी से श्री ये को दे सकता हूँ। ये सुनकर बाई लोंगबो और किरण शर्मा के चेहरे काले पड़ गए, जबकि सबसे ज्यादा गुस्सा सिद्धार्थ सिन्हा और डिंग फैंग पर था। जब उन दोनों ने देखा कि उनकी योजना सफल होने वाली है तो ध्रुव कहीं से भी बाहर आ गया। सिद्धार्थ सिन्हा ने तुरंत ध्रुव को घृणा भरी नजरों से देखा और डांटा, तुम कहाँ से आए हो? बीमारियों के इलाज के बारे में इतनी बेशर्मी से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम यूरुओ की हालत का मजाक उड़ाने की हिम्मत करोगे तो तुम मौत की तलाश में हो। ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? बाहर निकलो। डांट से सिद्धार्थ सिन्हा का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने डिंग फैंग की ओर देखा और कहा, मास्टर, यह आदमी अपनी पृष्ठभूमि नहीं जानता। वह बीमारियों के इलाज के बारे में बात करने की हिम्मत करता है और आपको डांटता है। वह बस जानबूझकर आपको अपमानित कर रहा है। डिंग फैंग का चेहरा इस समय बेहद उदास था और वह ध्रुव पर तेजी से चिल्लाया, हुआन को बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी डिंग फैंग के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को नहीं जानते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी जागरूकता को जितना संभव हो सके उतना दूर रखो। यदि तुम मेरे उपचार में बाधा डालने की हिम्मत करते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे दिख। ध्रुव ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, जब तुम अपने तुच्छ चिकित्सा कौशल के साथ बीमारियों का इलाज करने के लिए बाहर आते हो तो तुम वास्तव में लोगों को हंसाने से नहीं डरते हो। मुझे लगता है कि उपचार नकली है और तुमने अपने प्रशिक्षु को बाई परिवार की पोती के साथ सोने का मौका दिया। क्या ये सच है? जैसे ही ये शब्द निकले, डिंग फैंग का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ उठा, हुआन को बच्चे, मौत का स्वागत करो। डिंग फैंग ने कहा कि वह ध्रुव पर हमला करने वाला था, लेकिन बाई योहुआ ने उसे तुरंत रोक दिया। डॉक्टर डिंग, शांत रहो। डिंग फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और जब उसने बाई योहुआ को देखा तो वह और भी क्रोधित हो गया। मिस्टर बाई, मैंने डिंग आपकी पोती का इलाज करने का वादा किया था और अब आप वास्तव में एक और बदमाश को बुला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है? क्या आपको मुझ पर शक है? डिंग। बाई योहुआ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर डिंग, मैं आप पर शक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये सिर्फ इतना है कि मिस्टर ये वास्तव में बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। अपनी पोती की खातिर मुझे हमेशा सुरक्षित रहना होगा। कृपया डॉक्टर डिंग को समझें। हम्फ, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। डिंग, मैं इसे यहाँ रख दूं। जब तक आप इस बच्चे को डॉक्टर को दिखाने देते हैं तब तक मेरे लिए डिंग फिर से कार्रवाई करना असंभव है। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। बाई योहुआ तुरंत भ्रमित हो गई और चिंतित आंखों से ध्रुव को देखने लगी। हालांकि उसे भी ध्रुव पर विश्वास था। आखिरकार ध्रुव बहुत छोटा था और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से है। हालांकि डिंग फैंग को एक समस्या थी और उसने वास्तव में शेनॉन मेन के अधीन अध्ययन किया था। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। किरण शर्मा ने बगल से कहा, पिताजी, मेरी राय में डॉक्टर डिंग को कार्रवाई करने देना बेहतर है। मुझे ये नाम के इस आदमी पर भरोसा नहीं है। वह इतनी कम उम्र में बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं? हाँ पिताजी, आप यूरुओ के जीवन के साथ मजाक नहीं कर सकते। मैं भी ये नाम के इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, इसलिए चलो डॉक्टर डिंग को कार्रवाई करने दें। डिंग फैंग और सिद्धार्थ सिन्हा ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और ध्रुव को तिरस्कार से देखा। बाई योहुआ दुविधा में फंस गई। उसने डिंग फैंग को कटु दृष्टि से देखा और फिर ध्रुव को देखा। अगर ध्रुव अपनी पोती को ठीक नहीं कर सका और डिंग फैंग को फिर से नाराज कर दिया तो उसकी पोती बर्बाद हो जाएगी। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, बाई योहुआ, तुम खुद इसके बारे में सोचो। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। अगर तुमने इस जादूगर को तुम्हें बचाने दिया तो मेरे फिर से कार्रवाई करने के बारे में मत सोचो। श्री ये बाई योहुआ लगभग रो पड़ी और उसे समझ नहीं आया कि क्या चुनना है। सिद्धार्थ सिन्हा ने ठंडे स्वर में कहा, एक युवा लड़के ने यहाँ चाले चलने की हिम्मत की। बूढ़े आदमी, धोखा मत खाओ। तुम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन मेरे गुरु वास्तव में शेनॉन मेन के शिष्य हैं। ये लड़का बस एक मामूली आदमी है। बाई योहुआ ने यह सुनकर सहमति जताई। आखिरकार शेनॉन संप्रदाय अभी भी दुनिया के 8 संप्रदायों में से एक है और इसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक है। शेनॉन मेन, ध्रुव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों के बारे में बात मत करो। शेनॉन संप्रदाय के गुरु को भी मेरे सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। तुम्हें इतना भरोसा कौन देता है? पीले मुंह वाला युवा लड़का, तुम मौत की तलाश में हो। डिंग फैंग की आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा था और वे बेहद ठंडे थे। इस समय देव शर्मा ने बगल में बात की और उन्होंने गंभीरता से कहा, श्री बाई, मैं ईमानदारी से आपको श्री ये को चुनने की सलाह देता हूं, क्योंकि मैंने श्री ये के चिकित्सा कौशल को देखा है। जिसने जियान परिवार के बूढ़े व्यक्ति को बचाया था, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वह श्री ये है। क्या? बाई योहुआ, बाई लोंगबो और किरण शर्मा दोनों हैरान थे। बाई योहुआ ने ध्रुव को गहराई से देखा और आखिरकार अपना मन बनाया और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर ये, मुझे आप पर विश्वास है। कृपया मेरी पोती को बचाने में मदद करें। सिद्धार्थ सिन्हा की आंखें अचानक पीली पड़ गईं और उन्होंने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मिस्टर बाई, आपने वास्तव में मेरे मालिक पर शक किया। मेरे मालिक को कार्रवाई करने देने के बजाय आपने इस छोटे लड़के को आने दिया। डिंग फैंग का चेहरा पूरी तरह से गुस्से में बदल गया और बाई योहुआ ने माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ कहा, मुझे खेद है आप दोनों। ऐसा नहीं है कि मैं दिव्य डॉक्टर डिंग पर विश्वास नहीं करता, ये सिर्फ बात करना बंद करो। मैं इसे यहाँ रख दूं। ये बच्चा संभवतः आपकी पोती की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बस इंतजार करो और रो। डिंग फैंग ने कहा और अपने हाथ की लहर के साथ कमरे से बाहर चला गया और सिद्धार्थ सिन्हा उसके पीछे चले गए। बाई योहुआ ने कड़वी मुस्कान के साथ ध्रुव से कहा, मिस्टर ये, मैं यूरुओ को आपके पास छोड़ दूंगी। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, तुम सब बाहर जाकर इंतजार करो। जब बाई लोंगबो और किरण शर्मा मना करने ही वाले थे तभी बाई योहुआ ने उसे ठंडी निगाह से देखा और वे घृणा से अपने दांत पीस रहे थे। किरण शर्मा ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, अगर तुम मेरी बेटी को ठीक नहीं कर सकते या अगर मेरी बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगी। ये सही है। अगर तुम इसे ठीक नहीं कर सकते तो मेरे बाई परिवार को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत।
बाई लोंगबो ने नाक भान सिकुड़ी और दोनों अनिच्छा से बाहर चले गए। डॉक्टर ली और बाई योहुआ ने ध्रुव को गहराई से देखा और कमरे से बाहर चले गए। विला के बाहर सिद्धार्थ सिन्हा ने उत्सुकता से कहा, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? बाई परिवार स्पष्ट रूप से उस बच्चे पर अधिक विश्वास करता है। डिंग फैंग ने ठंडी मुस्कान दी, वह सिर्फ एक चींटी है जिसका उल्लेख करने लायक नहीं है। मेरे अलावा कोई भी मेरे यिन और यांग जहर को ठीक नहीं कर सकता। ये बच्चा केवल व्यर्थ में खुद को मूर्ख बनाएगा। कोई बात नहीं, आप और मैं बाद में बाई परिवार को और बता पाएंगे। कुछ अनुरोध, साथ ही शिष्य, आपको इस बार बाई परिवार की पोती को पकड़ना होगा ताकि आप बाई परिवार में गहराई तक जा सकें और अंत में बाई परिवार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, सिद्धार्थ सिन्हा ने सम्मानपूर्वक कहा। मास्टर कृपया ये याद रखें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। विला की दूसरी मंजिल पर वार्ड में केवल ध्रुव और बाई युरुओ ही बचे थे। ध्रुव बिस्तर पर आया और बैठ गया। उसने बाई युरुओ को देखा और ठंडी मुस्कान दी। ये सिर्फ यिन और यांग का जहर है। मुझे लगा कि यह किसी तरह की चाल है। यह एक मजाक है। वास्तव में इस अत्यंत विचित्र गुप्त विष का इलाज आम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ध्रुव के लिए इसे पकड़ना आसान था। ध्रुव ने बिस्तर पर लेटी बाई युरुओ को देखा और धीरे से उसके कपड़े उतार दिए, जिससे उसका चिकना पेट और पतली टांगें दिखाई देने लगी। ध्रुव दंग रह गया। यह एहसास वाकई अजीब था। बाई युरुओ को आमतौर पर खुद से इतनी नफरत होती थी कि वह उसके सामने लेटी हुई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि अगर वह होश में होती तो वह इस समय कूदकर उसे मार सकती थी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर उसने मुट्ठी भर चांदी की सुइयां निकाली, अपनी कलाई को हिलाया और सारी चांदी की सुइयां बाई युरुओ के शरीर में चुभ गईं। बाई युरुओ का शरीर कांप उठा और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह होश में आ गया हो। बाई युरुओ की हरकत देखकर ध्रुव ने बाई युरुओ की भरी आंखों को देखा और उसकी आंखें थोड़ी अजीब हो गईं। वहां एक एक्यूपंक्चर बिंदु था जिसे छूना था, लेकिन ध्रुव को नहीं पता था कि उसे इसे छूना चाहिए या नहीं। आधे सेकंड तक झिझकने के बाद ध्रुव ने इसे क्लिक किया। बाई युरुओ का शरीर थोड़ा कांप उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। ध्रुव अपने हाथ हिलाता रहा और कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं की स्थिति थोड़ी अजीब थी। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में बाई युरुओ ने अपनी आंखें खोल दी। हालांकि अजीब बात यह है कि बाई युरुओ की आंखों में कुछ गड़बड़ है। आकर्षक, तभी ध्रुव को एहसास हुआ कि बाई युरुओ का चेहरा अनजाने में लाल हो गया था और उसका पूरा शरीर थोड़ा गर्म महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाई युरुओ के चेहरे पर एक आकर्षक और मनमोहक मुस्कान आ गई और उसने अगले ही सेकंड में अपने कपड़े उतार दिए। अचानक ध्रुव दंग रह गया। इस समय बाई युरुओ के पास केवल दो सबसे करीबी चीजें ही बची थीं। हालांकि इससे पहले कि ध्रुव कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, बाई युरुओ ने अपने लाल होठों को काटा और अपने ऊपरी शरीर को खोल दिया। टिल्ड टिल्ड। अगले ही सेकंड दो बर्फ सफेद चीजें बाहर कूद पड़ी। ध्रुव ने अपना मुंह खोला और दंग रह गया। अध्याय 139 दो महिलाओं के बीच गलतफहमी। ध्रुव एक पल के लिए दंग रह गया, वह भी देवी के स्तर की है। अब वह जिस तरह से दिखती है वह बस आकर्षक है। ध्रुव ने अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर संदेह का एक निशान दिखाई दिया। बाई युरुओ में ये लक्षण क्यों है? ये यिन और यांग जहर का लक्षण नहीं है। मेरे दिमाग में एक विचार आया, ये सिद्धार्थ सिन्हा और डिंग फैंग ही होंगे जिन्होंने परेशानी पैदा की होगी। ध्रुव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये डिंग फैंग शेनॉन मेन से आया था और दुनिया की मदद करने वाला था। अप्रत्याशित रूप से उसने ऐसी घृणित और गंदी चाल चली जिसने वास्तव में शेनॉन मेन को बदनाम कर दिया। इस समय बाई युरुओ ने अपने होंठ काटे। उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए आड़ू के फूल की तरह लाल हो गया और वह सीधे ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव की खोपड़ी कस गई। तुम क्या करना चाहते हो? बाई युरुओ की आंखें थोड़ी धुंधली थीं और वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। मैं तुम्हें चाहती हूं टिल्डर। ये कहने के बाद बाई युरुओ सुगंधित हवा के झोंके के साथ दौड़ी। मुझे पादना है। ध्रुव तुरंत चकमा देकर दूर चला गया। इस समय बाई युरुओ की चेतना इतनी धुंधली थी कि शायद उसे ये भी पता नहीं था कि वह कौन है। मेरे दिल में किसी तरह की इच्छा जगाना पूरी तरह से सहज था। सिर हिलाते हुए इस दवा के गुणों को समझना मुश्किल नहीं था। वह बाई युरुओ के पीछे गया और बाई युरुओ के लंबे बालों को पकड़ लिया। फिर उसने बाई युरुओ के खूबसूरत नितंबों पर जोर से थप्पड़ मारा। झप! बाई युरुओ कराह उठा और उसका शरीर मार से कांप उठा। सुंदर सफेद और चिकने नितंबों पर तुरंत एक चमकदार लाल थप्पड़ का निशान दिखाई दिया। बाई युरुओ की आंखों में दर्द का भाव था, लेकिन दर्द के अलावा वह और भी उत्तेजित होती दिख रही थी। अपना सिर घुमाकर उसने ध्रुव को मोहक आंखों से देखा और धीरे से कहा, फिर आओ भाई टिल्डर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अभी भी आत्मपीड़ा है। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उसे जोर से थप्पड़ मारा।